अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं हाफिज तजमुस्ता की उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीन और हज़रात, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जिसका ये मफहूम है, जिसका ये मतलब है कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता अगर अल्लाह कुछ ना चाहे। तो ख़वातीन और हज़रात, यकीनी तौर पर वो वाली चीज़ भी आपने सुन ही रखी होगी कि एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो डेफिनेटली अल्लाह आप सभी की चाहतें जो हैं, आप सबकी ख्वाहिशें जो है उसको तकमील तक पहुँचाए, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं ना कि कोशिश भी जारी रखनी चाहिए और आपकी वो सोच मस्बत होनी चाहिए, तभी आपकी तमाम तर चाहतें पूरी होंगी, वरना आपके चाहने से कुछ नहीं होता जब तक खुदावंद ना चाहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जब तक आपका यकीन इतना पुख्ता ना हो कि मेरी ये चीज़ें तमाम तर ये काम जो है ये हो जाएंगे, तब तक वो चीज़ होती भी नहीं। अगर आपका यकीन पुख्ता हो तो मेरे ख्याल से जो आपकी चाहत है अल्लाह ताला आपको वो भी दे देता है, लेकिन आपका यकीन होना चाहिए और आपका ये अज़्म होना चाहिए कि अगर मैंने ये चीज़ मांगी है तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर दे। डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि अल्लाह लोगों से उम्मीद होती है, अल्लाह पे तो यकीन होता है। बेशक। तो वो बेशक इसी तरीके से है कि अल्लाह पर यकीन रख के जो है ना, हम लोग भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अल्लाह के यकीन के साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 4 मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीतेगी मैचेस, क्योंकि अभी भी हमारे पास चांसेस हैं कि हम लोग सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद जो है ना वो नहीं, उम्मीद का दामन जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी तरीके से हम होपफुल हैं कि अगले 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने नाम कर ले, ताकि हम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से तमाम तर उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और बिलखसूस जब भारत में ये मैच हो रहा है तो हम चाहते हैं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट्स को भी देखा जाए। तो थोड़ी सी अपडेट देते चलता हूं, आपको बताऊं कि 4 मैचेस बाकी रह गए। जनूबी अफ्रीका के साथ पहला मैच है, 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ है, 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ है, 11 नवंबर को इंग्लैंड के साथ है। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, बहुत फिट हो जाएगा काम अगर पाकिस्तान अपने ये जीत जाता है। सो पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस चाहिए, बाकी तो हम हार चुके हैं, लेकिन ये अगले आने वाले 4 बैक टू बैक मैचेस, और पाकिस्तान ने ऐसे सरप्राइज दिए हैं हमें कि हमेशा मुश्किल वक्त में कमबैक जब करता है तो बहुत तगड़ा कमबैक होता है और फिर बड़ी ही जिद्दत के साथ ना कमबैक नजर आता है, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल और क्या पता फाइनल भी इसी तरीके से हम लोग जीत जाएं। लेकिन मोस्टली जो है पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल्स में हमें देखती हुई जो है वो नजर आती है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम जो है वो हमेशा मौजूद होती है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, लेकिन वापस जो है वो कमबैक होता है। जब वापस कमबैक होता है तो सबके लिए बड़ा तगड़ा होता है, हैरान कुन होता है और सब परेशान हो जाते हैं, यार ये तो हमें लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बाहर होगी। लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो ऑफकोर्स वो खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि क्रिकेट के साथ हमारी जो एफिलिएशन है, जो एसोसिएशन है, वो किसी और खेल के साथ नहीं, किसी और चीज़ के साथ नहीं है। तमाम तर मोहब्बतें जो है वो हमारी क्रिकेट के साथ जुड़ी। डेफिनेटली जैसे क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान क़य्यूम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट पीटीवी न्यूज़ भी हैं। तो ज़ीशान, क्या अपडेट्स हैं? ये तो हमारे पास एक चले मस्बत खबर है कि हम लोग जा सकते हैं अभी भी सेमीफाइनल में, और 4 मैचेस हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। हमारे पास 4 मैचेस हैं। 4 का मैचेस का मतलब है अगर चारों जीते तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी हमारे पहले से ही 4 पॉइंट्स हैं, तो 12 पॉइंट्स हासिल करने वाली टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हारा, तारीख में पहली मर्तबा हम वनडे मैच हारे हैं अफगानिस्तान से, फिर वो भी वर्ल्ड कप का मैच, तो उसके बाद एक जो तनकीद का भूचाल आया हुआ है, आप सोशल मीडिया पर देख लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख लें, वो थोड़ा सा जो है वो उसने टीम को जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर किया हुआ है। और अगर आप बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें अफगानिस्तान के मैच के बाद जो थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जो है वो डाउन थी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हार गए हैं, अब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे देखना चाहिए। अभी हमारे पास चांस है, ये नहीं कि इट्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। 4 मैचेस हैं, चारों मैचेस जीते, सेमीफाइनल में पहुंचे। और आपको पता है कि ज्यादातर पाकिस्तान का जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं तो अगर मगर की सूरत हाल ही होती है, और इसी तरह से हम फिर जो है वो नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचते हैं। और जब अगर मगर की सूरत हाल को क्रॉस करता है हमेशा पाकिस्तान, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और यही उम्मीद हम लगाए बैठे हैं दोबारा अपनी टीम से, क्योंकि सारी टीम जो है वो स्टार प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। वर्ल्ड कप से पहले कहा जा रहा था कि 99 की जो हमारी टीम थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नजर आ रही है वो 2023 की आ रही है। लेकिन तमाम जो है वो प्लेयर्स सिवाय 1-2 को छोड़ के जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से उनसे उम्मीदें हैं। क्योंकि देखिए, हम वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 थे, अब हम नंबर 2 हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 की टीम की ऐसी परफॉर्मेंस ना तो खुद टीम को एक्सेप्टेबल होती है, ना ही शायकीन को होती है। तो
उम्मीदें हैं, होप फॉर द बेस्ट कि अभी 4 मैचेस हैं, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेल रहा है और जिस तरह से उसने जो है अपने नेट रन रेट को +2 तक ले गया है, वो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल होगा और उसको हमारे बॉलर्स ही टैकल कर सकते हैं। अगर इस वक्त साउथ अफ्रीका को कोई रोक सकता है तो वो हमारे बॉलर्स ही रोक सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हम अर्ली विकेट्स लेकर जो है वो उनको अंडर प्रेशर करके मैच जीत जाएंगे। अच्छा जीशान, होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे आपने कहा जो हुआ सो हुआ, अब आगे के बारे में सोचना चाहिए, तो आगे टीम को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि आगे के चारों मैच पाकिस्तान की टीम अपने नाम कर सके? देखिए, हिकमत अमली तो तब अपनानी चाहिए कि आपका 1 या 2 प्लेयर जो है वो परफॉर्म ना कर रहे हैं, और यहाँ ज्यादातर प्लेयर आपके परफॉर्म नहीं कर रहे। आपके पास पहले फखर जमान थे, उनके जो है वो आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद आपने अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह से जितने बड़े वो प्लेयर हैं, जिस तरह का उनका कैलिबर है, वो उसके मुताबिक खेल रहे हैं। तो फखर जमान को निकाल कर अब्दुल्ला शफीक को लाना थोड़ा सा बेहतर था कि हमें जो एटलीस्ट ओपनिंग जो है वो अच्छी मिलती है। लेकिन उसके बाद हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो 1 या 2 प्लेयर्स के अलावा परफॉर्म नहीं कर रहा। इफ्तिखार के बारे में अब कहा जा रहा है कि उनका नंबर ठीक नहीं है, 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे वो आते हैं, तो उनको 25-26 गेंदें ही मिलती हैं बैटिंग के लिए। तो हालांकि वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको नंबर 4 पे आना चाहिए। थोड़ी सी हमें अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हम अपने जो प्रॉपर ऑन पेपर जो है वर्क जिस तरह से हम जा रहे हैं उस तरह से हमने करके देख लिया है। अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का वक्त है कि हमारे पास एरर मार्जिन नहीं है, अब एरर का बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें अब हमें नई सोच के साथ, नए जज्बे के साथ जाना पड़ेगा। थोड़ी सी हमें तब्दीलियां करें, बैटिंग ऑर्डर में करें। अगर आप इस स्क्वाड में, टीम में तब्दीलियां नहीं कर पा रहे तो कम से कम बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियां करें। अगर हारिस रऊफ से नई बॉल नहीं हो रही तो आप उनको 10 ओवर के बाद बॉलिंग दे दें। आप हसन अली के को जो है वो शाइन के साथ ओपन करवाएं, या आप जिस तरह अफगानिस्तान या बाकी टीमें हैं कि वो एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर्स के साथ ओपन कर रही हैं, तो आप नवाज के साथ जो है वो शाइन को लगाकर देख लें। ब्रेक थ्रू मिलने की जरूरत है। सिर्फ अगर हम इब्तदाई जो है वो 3-4 ओवर्स में हम विकेटें हासिल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो कम बैक कर सकता है, और बिल्कुल हमारे पास सलाहियत भी है, हम कर भी सकते हैं, हमने करके भी दिखाया है। तो यही थोड़ी सी चीजें हैं जिनको ट्यूनिंग की जरूरत है। बाकी प्लेयर्स तो आपको पता है कि हमारे पास अवेलेबल भी यही हैं और यही परफॉर्म करते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डाउन नज़र आई है, अंदर की कोई खबर आपके पास हो कि डगआउट में क्या सिचुएशन है या ड्रेसिंग रूम में क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, वहाँ पर क्या अपडेट है टीम के अंदर और कोचिज़ के साथ कैसे मामलात हैं? और फिर दूसरी चीज़ ये कि बाबर आजम की कैप्टनसी पे हम लोग आम फहम लोगों की ज़ुबान से तो सुन रहे हैं कि वो तनकीद करें, लेकिन उसके अलावा क्रिकेट एनालिस्ट भी जो है इस बात को उजागर कर रहे हैं कि बाबर आजम से कैप्टनसी उस तरीके से संभाली नहीं जा रही। सो डू यू रियली थिंक कि बाबर आजम की जगह कोई और इस वक्त टीम में मौजूद है जो कैप्टनसी को लीड कर सकता है, संभाल सकता है, या ये जो है वो कबल इस वक्त होगा कुछ भी कहना अभी? देखिए, आपने पहला सवाल किया कि अंदर की खबर, तो जब टीम जीतती है तो वो बहुत सी गलतियों पर या बहुत से प्रॉब्लम्स पर पर्दा डाल देती है। जीत हमेशा जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देती है और आपकी अगर कोई खराबियां हैं तो उन पर कवर कर लेती है। लेकिन जब भी आपकी टीम हारती है तो एक तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, फेक न्यूज भी बहुत चलती हैं, अफवाहें भी बहुत चलती हैं। इसी तरह जब आप देखेंगे पाकिस्तान 2 में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हारा तो एक अफवाह ऐसी फैलाई गई कि जो है टीम में कुछ प्लेयर्स जो है वो आपस में जो है वो उलझे हैं, उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हैं, जिसकी और ये फिर इतनी ज्यादा फैल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तमाम प्लेयर्स जो हैं वो वन यूनिट की तरह खेल रहे हैं, इत्तेफाक है टीम में। और ये एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ मीडिया है जिसने ये बात फैलाई है। तो क्लैरिफिकेशन के बाद तो मेरे ख्याल में फिर ऐसी कोई बचती नहीं है गुंजाइश के मजीद जो है वो अफवाहों पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, आपने कहा कि कैप्टन का, देखिए बाबर आजम ने जिस वक्त कैप्टनसी संभाली उस वक्त भी हमारी टीम में कोई ऐसा कैप्टन मौजूद नहीं था कि जो कि संभाल सके, क्योंकि बाबर आजम काफी यंग थे तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई। तो वर्ल्ड कप ऐसा इवेंट होता है कि ये आपको हीरो भी बना देता है और उठाकर आपका ग्राफ नीचे भी ले जाता है। तो ऐसा ही कुछ है कि बाबर आजम गुज़िश्ता 2 सालों से जो है वो जीतते आ रहे थे, अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका स्टार्ट इस तरह से अच्छा नहीं, जिसकी वजह से फौरन कैप्टनसी को चेंज करने की बातें हो जाती है। कैप्टन मुझे बताएं कौन है आपके पास? आपके पास इस वक्त या तो रिजवान हो सकते हैं या फिर
शाहीन हो सकते हैं जो PSL में आपने देखा कि अच्छी कैप्टनसी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ कैप्टन का काम नहीं होता कि कैप्टन तो आप चेंज कर लें, प्लेयर्स यही रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाना है। तो ये कैप्टन को प्लेयर साथ लेकर चलते हैं तभी जाके आपकी एक टीम बनती है और एज ए यूनिट ही खेलती है। हमेशा एक या दो प्लेयर से आप कभी भी मैच नहीं जीतते, 11 के 11 प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तभी जाकर टीम जीतती है। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि हमारे कौन से प्लेयर्स इस वक्त फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो पाकिस्तान हर मैच अपना जीत सकता है। और दूसरी ये बात भी बताइएगा कि जो पिछले दिनों वायरल इन्फेक्शन की अफवाह फैली थी, क्या उसने भी टीम का मोराल थोड़ा डाउन किया है? देखिए बिल्कुल डाउन किया है। आपको पता है कि शाहीन अफरीदी जो है वो इंजेक्शंस लगवा के आए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद, तो प्लेयर्स जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म भी थे। हमारे 6 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी। तो बिल्कुल जब आपको फिटनेस मसाइल होते हैं या ऐसी कुछ आपको एक वबा फैलती है प्लेयर्स में, तो उनका आपकी बिल्कुल आपका जो एक कारकर्दगी है उस पर असरअंदाज भी होती है। लेकिन हमेशा आपके कैप्टन भी यही कहते हैं कि एज ए प्रोफेशनल आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप बैकअप भी लेकर गए हुए हैं, आप प्लेयर्स आप उनको क्यों नहीं आजमा रहे। आप जो है वो अगर फखर जमान अनफिट हुए हैं, हालांकि हम उनके बारे में खबर है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से कबल जो है वो नी इंजरी से सेहतयाब हो जाएंगे। आज जो है वो पाकिस्तान टीम ने शाम को प्रैक्टिस करनी है 6 से लेकर 9 बजे तक। उसमें भी देखेंगे कि क्या फखर जमान जो है वो अब फिट हुए हैं कि नहीं। तो प्लेयर्स जो हैं देखें, हमारा असल प्रॉब्लम अगर हम बैटिंग में देखें तो हमारा पावर प्ले में आ रहा है कि हम इब्तदा जो है वो थोड़ी सी स्लो कर रहे हैं। अगर हम हर ओवर में चौका लगाते हैं तो हम 2-3 डॉट बॉल्स भी खेलते हैं तो वो चीज कवर हो जाती है। हमें स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, जहां पे हम अगर चौका या छक्का भी लगाते हैं तो उसके बाद हम उस प्लेयर को स्ट्राइक रोटेट कर लें ताकि स्कोर कार्ड जो है वो चलता रहे। तो इसके अलावा बॉलिंग में देखें, अगर आप ऐसी विकेटें हैं, ठीक है, आप ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, तमाम टीमों का मसला है कि उनके जो बॉलर्स हैं उनको विकेटें नहीं मिल रही। ये वर्ल्ड कप बना ही सिर्फ बैटिंग के लिए है और बॉलर्स बेचारे जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मार खाने के लिए आए हैं। तो अगर हमारा उस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, थोड़ा सा इन कॉम्बिनेशन को चेंज करने की जरूरत है। शाहीन के साथ आप किसी स्पिनर को लगा दें या आप हसन को लगा दें। बैटिंग में जो है वो आप अगर 3 या 4 नंबर पे आपको सूट कर रहा है तो आप इफ्तिखार को प्रमोट करें। देखिए थोड़ी सी चीजें ठीक करने की जरूरत है तभी जाके जो है हम आगे परफॉर्म करेंगे। और एक चीज, अगर हमने साउथ अफ्रीका को मैच में उनको पहले बैटिंग की जो है वो करने दी तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ठीक है, टॉस अभी तक जो है साउथ अफ्रीका जिस तरीके से टारगेट सेट करता है उसके बाद अगली टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। थैंक यू सो मच ज़ीशान क़य्यूम हमारा साथ देने के लिए। और ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से स्पोर्ट्स एनालिस्ट यही बात कर रहा है कि पावर प्ले हमारा जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है, तो पावर प्ले वी होप के अगले 4 मैचेस में चलेगा क्योंकि वो एक आपको बूस्टअप दे देता है शुरू के ओवर्स में ही और फिर बाकी 50 ओवर्स खेलना आसान हो जाते हैं और आपकी विकेट्स भी जो है वो सेफ रहती हैं। सो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज़रूरी और अहम, इसराइल फ़लस्तीन का जो मामला चल रहा है और सहूनी फोर्सेस के 18वें रोज़ भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन अब फाइनली कुछ अच्छी खबरें इस हवाले से मिलना शुरू हो गई हैं कि दुनिया अब कान धरना शुरू हो गई और खासतौर पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं और एंटोनियो गुतरेस ने वहां पर पहुंच के इमदादी सामान जो वहां पर पहुंच रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने ये बात हाईलाइट की है कि बहुत कम इमदादी सामान वहां पर मौजूद है जो कि इंसानियत सोज ये वाकयात वहां पर जो हो रहे हैं, इंसानियत की बदबरियत और इंसान की जो वो ये तमाम तर मामला चल रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत सोच से इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा किया और इसके साथ साथ अहम खबर यह है हमारे पास कि इसराइल के सेक्रेटरी जनरल से ओहदा छोड़ने का मुतालबा भी कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ये तमाम तर मामला जो है बिल्कुल ऐसे। और दूसरी जानिब आपको पता है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने भी इसके ऊपर जो है वो नजरसानी की और उन्होंने बोला है कि ये इसराइली वहशियाना बमबारी जो है ये बंद हो जानी चाहिए और सीज फायर की तरफ हमें जाना चाहिए और ये जो रियासती दहशतगर्दी है इसको हर हाल में हर कीमत पे बंद होना चाहिए क्योंकि फ़लस्तीनी इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। फ़लस्तीन में अमन का क़याम जो है वो ख्वाब ही रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि अमन होना चाहिए। और मजलिस शुरा से खिताब करते हुए अमीर कतर ने कहा कि मुजरिमाना खामोशी की वजह से इसराइल को कत्ल आम की खुली इजाज़त मिली हुई है और ये जारियत का मुजाहरा करते हुए गज़ा पर वहशियाना बमबारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ऑफकोर्स जितने भी तमाम उम्मत मुसलमान के ममालिक हैं वो इसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, जितनी भी एड की सूरत में है या जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने की सूरत में है तो हर तरह से इसकी भरपूर मजम्मत भी हो रही है और साथ देने की भी कोशिशें की जा रही है। एग्जैक्टली
एक शायरा थी फ़लस्तीनी जिन्होंने बहुत एक्टिव थी सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इसके अलावा भी उनकी लिखी हुई नज़में बड़ी दुनिया में मशहूर होती थी। अमन से मुतालिक और जंगबंदी से मुतालिक वो भी एक फ़ज़ाई हमले में मारी जा चुकी हैं, और तकरीबन इस वक्त कहा जा रहा है कि ये 60% आबादी जो है वो बेघर हो चुकी है। इसी पर मज़ीद अपडेट हासिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन करें माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सदर सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज़ जनाब नासिर अब्बास शिराज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। नासिर साहब फरमाइएगा कि ये तमाम तर मामला जो चल रहा है, अब कुछ जो मस्बत खबर, हम मस्बत तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन एक जो साइन नज़र आया है पॉजिटिविटी की तरफ, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन एक्टिव हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद वहाँ पर दौरा किया और इमदादी सामान के हवाले से भी उन्होंने पॉइंट उठाया। सेक्रेटरी जनरल से इसराइल को ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा किया, और तीसरी चीज़ फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त सिवाय सीज़ फायर के और नेगोशिएशन के और कोई चारा नहीं है, और इसराइल की जो एग्रेशन है इस वक्त गजा के ऊपर, उसमें वार क्राइम्स हैं इस वक्त शामिल हो गए हैं, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं इस वक्त। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। किसी भी कम्युनिटी को उसकी विल के बरखिलाफ उसकी अपनी सरजमीन से जबर और ताकत के साथ बेदखल करना। इसी तरीके से वहाँ पर जो ग़िज़ा और खुराक और दवा और इन सारी चीज़ों की जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात है, उनकी बंदिश जो है वो भी एक इंसानी बहरान को जन्म दे रही है। और अभी आपने दुरुस्त फरमाया कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने खुद विजिट किया है, और तकरीबन मैंने उनकी वो डिटेल विजिट भी खुद देखा है। ही वॉज अबाउट टू वीप, कि वो रो रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन ये है और इस वक्त हम उनकी मदद जो है वो नहीं कर पाए। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा है। 5000 लोग चंद दिनों के अंदर मारे जा चुके हैं। 60% प्लस पॉपुलेशन जो है वो बेघर हो चुकी है। तो ये टाइम है टेस्ट करने का, क्या यूनाइटेड नेशन एक एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती है, और अगर यूनाइटेड नेशन जो है वो इन टाइम्स के अंदर अपने आप को प्रूव नहीं कर सकेगी तो फिर इंटरनेशनल पीस गारंटी नहीं हो सकता। मैं आपको ये अर्ज करूं कि बाज़ एरियाज इतने पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स होते हैं कि जो पूरी दुनिया के अमन को तहवाला करने की सलाहियत रखते हैं। ये जो फ़लस्तीन का मसला है, चूँकि ये एक रीजनल इशू नहीं है, एक इलाकाई इशू नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है। यानी अगर इस मसले को पूरी तौर पे तवज्जो ना दी गई तो ये पूरे ग्लोबल अफेयर्स, ग्लोबल जो पीस है उसको अफेक्ट कर सकता है, और पूरी दुनिया की इकॉनमी भी अफेक्ट हो सकती है, सिक्योरिटी भी अफेक्ट हो सकती है, और कोई चारा नहीं है। वार इज़ नॉट एन ऑप्शन, और हमें फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात को सुनना पड़ेगा, फ़लस्तीनियों की बात सुननी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन को कंसिडर करना पड़ेगा कि गज़ा जो है वो दुनिया की ओपन जेल क्यों है। ये उनकी बेसिक राइट्स का डिनायल है कि वो बच्चा जो गज़ा के अंदर पैदा होता है उसको कोई बेसिक राइट हासिल नहीं है जो दुनिया भर के अंदर, मसलन उसे आइडेंटिटी का राइट हासिल नहीं है, इसी तरीके से उसे राइट फ्री टू मूव का राइट हासिल नहीं है, उसे ग्रूम करने का और अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है वो दुनिया में कोई मकाम बनाने का उसको राइट हासिल नहीं है। ठीक, और वो बच्चे जब वहाँ गेम खेलते हैं तो वो गेम भी ये खेलते हैं कि कैसे थोड़ी देर बाद हम मारे जाएंगे तो फिर हमारा जनाजा कैसा होगा, और ये कैफियत जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। नासिर साहब, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा, अब तो रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। क्या समझते हैं, सीज़ फायर हो जाएगा अब, और कितनी जल्दी इस मामले में पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है आपको? यूनाइटेड नेशन में इसराइल के नुमाइंदे ने जो तकरीर की है वो बिल्कुल सीज़ फायर को नहीं करती, क्योंकि सीज़ फायर जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठना है तो सीज़ फायर होना है। तो वो वाज़े तौर पे एक एग्रेसिव लाइन थी उनकी तरफ से, उससे तो मुझे नहीं लगता। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि वे आउट कोई नहीं है। अगर ये स्पिल ओवर इफेक्ट इसका आता है तो आप ये देखें ना, ये पूरा मिडिल ईस्ट इसकी लपेट में आ जाएगा, ये ऑयल रूट्स इसकी लपेट के अंदर आ जाएंगे, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी ऑलरेडी पहले जो है वो यूक्रेन वार की वजह से दुनिया अफेक्टेड है, तो दुनिया एक और क्राइसिस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनकी तरफ से यकीनी तौर पे प्रेशर है, और इसराइल ने इतना एग्रेशन कर लिया है कि अगर वो फर्ज करें कि अपने उस फेलियर को छुपाने के लिए कोई सेटिस्फेक्शन चाहिए थी तो वो भी कर ली है। लेकिन मुझे फौरी तौर पे फॉर द टाइम बीइंग, यानी अल्टीमेट तो होना है, अल्टीमेट तो नेगोशिएशन होनी है, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि विद इन अ वीक मैं कोई सीज फायर प्रिडिक्ट करता हूँ, नहीं, मुझे नहीं लगता उसके लिए कि जो एक स्टेक होल्डर है यानी इजराइल की तरफ से उसमें कोई पॉजिटिव साइन अभी तक नहीं दिया गया, और उनके नुमाइंदों ने और उनके जो स्टेक होल्डर्स ने जो स्पीचेस की हैं वो स्टिल एग्रेसिव हैं, और वो भी अनकंडीशनल मुतालबा कर रहे हैं। फर्ज करें कि
जो हॉस्टेजेस हैं उनका, जिसके अंदर एक बड़ी तादाद में मिलिट्री पर्सनल की है, तो वो ज़ाहिर है किसी प्रिजनल स्वैप के नतीजे में या फिर किसी बड़े डेवलपमेंट के नतीजे में तो रिजॉल्व हो सकता है। इस तरीके से बाय यूज ऑफ फोर्स रिजॉल्व नहीं हो सकता। और फिर आपके इल्म में है कि मल्टी बॉर्डर्स इस वक्त ओपन हो रहे हैं, लेबनान बॉर्डर ओपन हो रहा है, गजा बॉर्डर ओपन हो रहा है, वेस्टर्न बैंक का इशू जो है वो दोबारा हाईलाइट हो रहा है और वहां पे तकरीबन 75 अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो जब तक जो है वो कूल डाउन नहीं किया जाएगा सिचुएशन को, जब तक जो है वो इमीडिएट सीज फायर नहीं होगा, नेगोशिएशन भी कामयाब नहीं हो सकती। तो ओवरऑल उसके लिए चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसराइल का रवैया ऐसा नहीं है कि जिससे हमें कोई अच्छी तवक्को हो। ओके ओके अच्छा नासिर साहब, ये समझाइएगा हमें कि एक तो ये चीज़ है मामला कि सीज फायर के लिए भी आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है। ज़रा स्टेक होल्डर वाजे कर दीजिएगा। जो मुझे सामने सामने नज़र आते हैं वो तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और ये तमाम तर ममालिक, ये तो वाजे तौर पर नज़र आते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा मरहला होगा वो होगा निगोसिएशन का। तो निगोसिएशन में भी यही स्टेक होल्डर्स काम करेंगे, यही बैठेंगे और अंडर यूएन बैठेंगे या कोई और प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके अंडर इनको बैठ के कोई मामला आगे बढ़ाना चाहिए? और तीसरी बात ये कि यहाँ पर रशिया और चाइना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उनको आप कहां पर खड़ा हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल स्टेक होल्डर देखने हैं, वो खुद पैलेस्टीनियंस हैं जिनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, और वो रीजनल स्टेक होल्डर हैं जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ बिल्कुल रीजन में, तो जॉर्डन रीजन के अंदर है, सीरिया रीजन के अंदर है, लेबनान रीजन के अंदर और मिस्र है। ये 3 इमीडिएट बॉर्डर्स हैं जो यहाँ पर इसके स्पिल ओवर का इमीडिएट जो इफेक्टिव होंगे वो होंगे। इनके ऊपर जो ज्यादा इफेक्टिव है वो तो जाहिर है अरब लीग थी। अरब लीग के अंदर इस वक्त एक अच्छी यूनानिमिटी भी पाई जा रही थी, क्योंकि जो सीरिया का इशू रिजॉल्व होने के बाद और उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद चीजें निस्बतन बेहतर थी। लेकिन अरब लीग जो है वो एक ग्लोबल सतह के मसले को अभी रिजॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन अमेरिका के आने का एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कि जब अमेरिका मिलिटरीली प्रेजेंट हुआ है, तो जाहिर है कि एक ग्लोबल ऑर्डर है। ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जो कंटेंडर हैं वो चाइना और रशिया हैं। तो चाइना और रशिया जो है वो उन्होंने भी रश किया है, क्योंकि रशिया सीरिया के अंदर बैठा है और चाइना ने अपने जो 5 वारशिप्स हैं वो भेजे हैं। अलबत्ता वो भेजे रेड सी के अंदर हैं, लेकिन बहरहाल उसने भेजे हैं, क्योंकि वो सूरत हाल से अपने आप को लाताल्लुक तो नहीं रख सकते। तो अब अल्टीमेटली जो ग्लोबल एक्टर्स हैं उसमें ये लोग बैठेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है अरब लीग के अलावा या अरब मेंबर्स के अलावा, वो मेरे ख्याल है ईरान है, क्योंकि हमास जो है वो भी ईरान की बात सुनती है। लेबनान के ऊपर भी ईरान जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। तो इनके साथ बैठने के नतीजे में ही चीजें जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले पैलेस्टीनियंस के साथ बैठना पड़ेगा, कि जो इस वक्त सफरिंग है उनकी, वो सफरिंग अगर नहीं रुकेगी तो फिर भी सीज फायर प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर उनके ऊपर एट्रोसिटीज जारी रहेगी तो फिर वो किस बुनियाद के ऊपर कोई पैच करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे? तो फलस्तीनी असल रिप्रेजेंटेशन जो है उनके साथ बैठना। अच्छा नासिर साहब, दूसरी जानिब हमें मुख्तलिफ इसराइली जितने भी सरबराहान हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी आती हुई नज़र आ रही है, जिनमें ये बोला जा रहा है कि फ़लस्तीनी जानवर हैं और ये वहशी जानवर हैं, इनका कंट्रोल हमें करना है, इनके बच्चे मारने, इस तरह की बहुत ही मतलब अग्रेसिव काइंड की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। उनको किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं कि इन स्टेटमेंट्स के बाद जो उनका रवैया है, क्या वो थमने को नज़र आ रहा है या इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा? ये खुद एक इंडिकेटर है कि वो पैलेस्टीनियन को कैसे डील करते हैं। आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, मैं अगर पुराने बास प्रीमियर्स की, जैसा कि मुख्तलिफ उनके प्राइम मिनिस्टर रिटायर्ड हैं, उन्होंने बात किया, तो उसको तो मैं ज्यादा शायद अहमियत ना दूं। लेकिन जब मैं करंट प्रेसिडेंट को देखता हूं कि वो कहता है कि दे आर इनह्यूमन, वी विल कट डाउन देयर सप्लाईज, हम उनके लिए ग़िज़ा, खुराक, दवा नहीं है, पानी नहीं है। तो आप यानी ये क्या करना चाहते हैं? ये वार क्राइम्स भी हैं, क्योंकि जंगों के भी असूल हैं दुनिया के अंदर। लेकिन इसके अलावा ये आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है वो गजन्स को कैसे देखते हैं, पैलेस्टीनियंस को कैसे देखते हैं। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। 25 लाख फलस्तीनी गजा के अंदर हैं, तकरीबन 30 लाख से ज्यादा वेस्ट बैंक के अंदर हैं, 25 लाख से ज्यादा खुद इसराइल के अंदर हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेस्ड नेशन है, जो पूरे बॉर्डर के ऊपर जितने बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं सबके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। तो उनके साथ आप इस तरह का सलूक करें, तो ये सिर्फ आपने पैलेस्टीनियंस की बात नहीं की है, बल्कि ये प्रैक्टिकली वो इस्लाम के बारे में भी और मुसलमानों के बारे में भी यही एटीट्यूड रखते हैं। और जो उनके पीछे मूवमेंट्स हैं, जिनमें हगाना मूवमेंट है, जिस तरीके से साबरा और शतीला के अंदर जो कत्लेआम हुआ, आप मुझे खुद बताएं ना कि ये जो वाकयात हुए हैं, जिस तरीके से अभी लोगों को बेघर किया गया है, तकरीबन 1500 जो कैजुअलिटीज हैं वो बच्चों की हैं, जिनमें इन्फेंट्स हैं, जिनमें बेबीज हैं। इन बच्चों को इस तरीके से मारा गया है, और उसके बाद भी आपके यहाँ कोई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी सोसाइटी नरिश कर रहे हैं जो इसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर परवान चढ़ेगी, और ये एक ऐसे खतरे को जो है वो जन्म देगी जो कभी रिजॉल्व नहीं होगा। लिहाजा इनके स्टेक होल्डर्स को होश के नाखन लेने चाहिए, और इस फलस्तीनियों की मिजरीज को खत्म करने के लिए
इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बैठकर जो है वो इकदाम करने चाहिए। और फिर Definitely. यूनाइटेड नेशन ने जैसा कि जो इकदाम पहले स्टेप्स लिए, लेकिन उसके बाद उनकी वायलेशन होती है, तो मैकेनिज्म डिवाइस होना चाहिए। 4000 यहूदी बस्तियां वेस्ट बैंक में बसाई गई हैं यूनाइटेड नेशन की करारदादों के बिल्कुल बरअक्स। अगर ये इस तरह के स्टेप्स होते रहेंगे तो फिर तो पीस जो है वो एक ख्वाब रह जाएगा, और फिर अल्टीमेटली तंग आमद बजंग आमद इनके पास और रास्ता क्या है, वो कैसे ब्रेक द सीज करें, वो कैसे अपनी इस मुहासरे को तोड़ें, इतनी बड़ी ओपन जेल कैसे अपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन में आए, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बच जाएगा। जी अच्छा नासिर साहब, मुझे ये समझाइएगा, मुझे ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा लेकिन फिर भी ये कहना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि जितने इस्लामिक कंट्रीज़ थे हमारे, जिन्होंने अभी इसराइल के साथ मामलात बढ़ाए हैं, ये इन्हीं इस्लामिक कंट्रीज़ ने ही एक दफ़ा शय दी है इसराइल को दोबारा से कि इसराइल जो करता हुआ आ रहा है उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? और दूसरी चीज़ ये कि OIC यहाँ पर क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकता है तमाम तर ममालिक इस्लामिक कंट्रीज़ के जब हम नाम लेते हैं? और ज़रा रियलिस्टिक अप्रोच में बताइएगा। बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि तेल की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच होगी या इसके अलावा कुछ और डिप्लोमेटिक जो है स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से? देखें, आपकी बात दुरुस्त है। अगर मैं इसको एक पॉजिटिव मोड के अंदर कहूँ कि अगर इस्लामिक कंट्रीज अपना रोल प्ले करते तो इसराइल की कभी ये जरूरत नहीं होती और कभी इतनी बड़ी वार्स अगेंस्ट, यानी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो जन्म नहीं लेता। तो इसमें तो कोई दूसरी बात राय नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन ने इसराइल को, जबकि हम देख रहे हैं कि मिस्र ने नॉर्मलाइजेशन की, जॉर्डन ने नॉर्मलाइजेशन की, तो आज उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, आज उनका इंटरनेशनल रोल क्या है? वो तो एक फेल्ड नॉर्मलाइजेशन रही, तो एक मुर्दा घोड़ा था इस लिहाज से इसराइल, कि इसराइल किसी को कोई फायदा नहीं दे सकता था, लेकिन बहरहाल उसका एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट था, और मेरे ख्याल अब वो एक ख्वाब हो गया है। अब फॉर द टाइम बीइंग जो है वो नॉर्मलाइजेशन भी आगे नहीं बढ़ पा रही। अरब लीग का इसमें तो कोई शक नहीं हो। फिर आपने OIC की बात की है, देखिए OIC ने जब मस्जिद अक्सा की बर्निंग हुई थी तो OIC कन्वीन हुई, और उसके बाद उन्होंने ऑयल को बतौर वेपन यूज किया, और फिर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उन्होंने OIC की रिकमेंडेशंस को कंसिडर किया। अगर ये जो आज की इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, इस वक्त आप यूरोप को देखें, यूरोप बहुत फ्रेजाइल है, और उसकी फ्रेजाइल क्या है कि यूक्रेन वार की वजह से इस वक्त यूरोप में जो 4 गुना से ज्यादा प्राइस हाइक आ चुकी है, और अगर कोई ऑयल सप्लाईज के ऊपर इफेक्ट होता है, एनर्जी के ऊपर, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि वो वहां पे उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, जो इस वक्त यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं है, स्पिल ओवर ऑफ द इंसिडेंट वो भी उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत सूट करता है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड जो है इस मसले के ऊपर कोई यूनानिमस स्टेप ले ले, हद तक डिप्लोमेटिक स्टेप ले ले, इकोनॉमिक ना भी ले, तब भी जो है ये जो जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी के बगैर वेस्टर्न वर्ल्ड का और पूरी दुनिया का सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है। ये हार्टलैंड है, और इस हार्टलैंड के बगैर इस वक्त जो है वो ग्लोबल अफेयर्स नहीं चल सकते। तो बहरहाल एक कलेक्टिव इनका स्टांस जो है वो बड़ा जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, और मेरा ख्याल है कि एक बार फिर इनको बैठना चाहिए और आपस में बैठ के कम से कम एक पंच लाइन तो तैयार करें कि ये पंच लाइन है। अगर इसके साथ, चूंकि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है, इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं सिर्फ यूरोप अमेरिका के अंदर तो नहीं हो रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी उसी तरीके से एक कैफियत है, और लोगों के अंदर गम गुस्सा है, और जाहिर है कोई भी हुकूमत जो है वो अपने अवाम के बरक्स तो लाइन नहीं ले सकती। मैं पाकिस्तान की भी बात करूं, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान बनने से पहले 1956 में कायदे आज़म ने पहला जो है वो फलस्तीन डे इस सरजमीन के ऊपर मनाया। तो हमारे कनेक्शंस हैं, हम जुड़े हुए हैं मसला फलस्तीन के साथ, तो उससे अपने आप को अलूफ नहीं कर सकते। लिहाजा इस्लामिक वर्ल्ड को यकीनन अगर कोई जॉइंट स्टैंड ले ले, तो जो इस वक्त स्टेक होल्डर डिसीजन मेकर है उनके पास कोई और चारा नहीं की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू सो मच नासिर अब्बास शराजी साहब, मिडल ईस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से तबसरा और तज्जिया फरमा रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और आज के दिन की अहमियत के हवाले से कुछ हम बात करेंगे। पाकिस्तान के तमाम तर हीरोज़ और पाकिस्तान के हमारे ख़वातीन हीरोज़ जो हैं वो भी हमारे लिए काबिल लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आज वर्ल्ड आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है, यानी आर्ट को प्रमोट करने के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स आर्ट जो है वो दुनिया के हर खित्ते हर कोने में नजर आता है, और डेफिनेटली पाकिस्तान में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आर्ट को प्रमोट करती है, चाहे वो आप टीवी स्क्रीन पर देखें, चाहे वो आप रेडियो पे देखें, चाहे वो पेंटिंग की सूरत में देखें, कैलीग्राफी की सूरत में देखें, तो बेशुमार, वो कहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। तो उस हवाले से हमारे पास हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट से जब वापस आएंगे तो फिर एक पाकिस्तान की लोक आर्टिस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। सलीम की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आप रिपोर्ट देखें।
कुदरत रब्बुल इज़्ज़त की शाहकार मुसव्वरी का नमूना है, जिसे मुसव्वर अपने चश्मे बीना से देखकर मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता है। उसके लिए कभी कैनवस और कभी ब्रश का सहारा लिया जाता है, तो कभी सुर और संगीत का। फनून लतीफ़ा का कोई भी अंदाज खाल के कायनात की रनाइयों पर मोहर सब्त करना है। मुसव्वरों का आलमी दिन मनाने का मकसद फनकार की हौसला अफजाई करना और उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ करना है। कनाडा के मुसव्वर क्रिस मिकलोर ने 2004 में पहली बार फनकारों का आलमी दिन मनाकर मुआशरे के इस हसास तबके की अहमियत को उजागर किया। जो रातों रात आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए गुजारिश है कि एक तो बड़ों का एहतराम करें, वक्त की पाबंदी करें, स्क्रिप्ट के साथ चलें और शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करके यहाँ पर आएँ तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी जो है ना पूरी दुनिया देखेगी। इस दिन को बड़े पुरजोश तरीके से आवाम को और आर्टिस्ट को मनाना चाहिए। अच्छा काम करें और मेरा ख्याल है आर्टिस्ट की पेंसिल नहीं रुकनी चाहिए। मुसव्वरी, गायकी, मौसीकी और मजस्मा साजी समेत फनून लतीफ़ा के तमाम असनाफ मुआशरे के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करने में अहम किरदार अदा करता है। हर दिन ही हमारा आर्ट का होता है और हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं। हर किस्म के यहाँ पे आर्ट हैं और आर्टिस्ट भी हैं और हर कोई जो है वो मगन है, धुन है अपने अपने ही काम में। फनकार खुदादा सलाहियतों का मरहून मिन्नत होता है। यही वजह है कि इसका ताल्लुक महज इदारों या दरसी कुतुब से ही नहीं, इसीलिए तो कहते हैं आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, आर्टिस्ट पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के हैदराबाद में इलाहाबाद कोट के इलाके में पैदा हुई हुई एक खातून, जिनको हम लोग जानते हैं लोक गुलकार के हवाले से, ज़रीना बलोच, उनको दुनिया से गए हुए 18 बरस हो चुके हैं। उन्हीं के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट है हमारे पास, हसन नासिर सिद्दीकी ने तैयार की है ये रिपोर्ट। वादी मेहरान की मारूफ लोक गुलकारा, अदाकारा और तर्जुमा निगार ज़रीना बलोच 29 दिसंबर 1934 को सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद ज़रीना बलोच ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। उन्होंने बलोची, उर्दू, सिंधी और सराइकी ज़बान के नामवर शोरा के मुतादिद गीत गाए, जबकि कई गीतों की मौसीकी भी तरतीब दी। ज़रीना बलोच ने पीटीवी से नश्र होने वाले ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ज़रीना बलोच के गीतों की 30 से ज़ायद ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज़ हुईं, जिन्हें मौसीकी के शायकीन में बहुत पसंद किया गया। उन्होंने चंद उर्दू कुतुब का सिंधी तर्जुमा भी किया। ज़रीना बलोच को उनकी फ़नी खिदमात के अतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और PTV अवार्ड समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। ज़रीना बलोच 25 अक्टूबर 2005 को कराची में इंतकाल कर गईं। फ़न के शोबे में मयारी काम के बायस ज़रीना बलोच को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। डेफिनेटली इसी तरीके से उनको याद रखा जाएगा। बल्कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारी कोशिश सुबह पाकिस्तान में भी होती है कि उनको वक्तन फ़वक्तन खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते रहें और उनकी याद जो है वो हमेशा ताज़ा रखते रहें। चाहे वो एक पैकेज की सूरत में हो, चाहे उनके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए या उनका काम आपके सामने लाया जाए, तो याद हमेशा ताज़ा रहेगी। डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एक नई वो चीज़ मुतारिफ हुई है, जिद्दत आई है। डेफिनेटली हमारी कोर्ट्स के मामलात में वो आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर करना है। खबरें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन इस पर हम लोग आज थोड़ी सी बात भी करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, पंजाब की अदालतों में मुल्ज़िमान की वीडियो लिंक के जरिए समाअत जो है ना वो मुमकिन बनाई गई है और ये समाअत का फैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि जिन मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान जमा नहीं होंगे उनके वीडियो लिंक के जरिए अदालती हाजिरी हो सकेगी। इससे करोड़ों रुपए की कौमी खजाने को बचत होगी। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास में फैसला हुआ कि IG जेल खानाजात पंजाब, IT माहिरीन और दीगर फरीक़ैन जो है वो इसमें शामिल थे। इजलास में ये फैसला हुआ कि पंजाब की अदालतों में जिन मुल्ज़िमान के चालान जमा नहीं हुए उन मुल्ज़िमान को कचहरियों में पेश करने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए उनको पेश किया जाएगा। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अहम कदम है और इसका आगाज़ जो है वो 1 नवंबर से पंजाब के 7 अजला रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, भक्कर, चिन्योट में अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक IG जेल खानाजात पंजाब जनाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब, हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सर ये फरमाइएगा कितना ये अच्छा कदम है और ये ख्याल किसका था और डेफिनेटली इससे फ़र्क क्या पड़ेगा?
मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है और बरसा बरसे ऐसे कदम की ज़रूरत थी, क्योंकि जेलों में ज़्यादा तादाद जो सी है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की है और ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की है जिनके चालान अभी अदालतों में पेश नहीं हुए होते और इनको हर 14 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है और ये एक एक्स्ट्रा बर्डन था गवर्नमेंट एक्सचेकर पे, सिक्योरिटी पे, क्योंकि हर मुल्ज़म को लेके जाना लेके आना। अगर किसी एक बड़ी जेल की बात की जाए तो कम से कम 900 बंदे जो से हैं जेलों से अदालतों में जाते हैं और सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जाके हाज़िरी लगा के वापस आ जाएं, जो कि वक़्त का भी ज़िया है, अदालत का भी ज़िया है और सोर्सेज का भी ज़िया है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब का और अदालत आलिया का एक बड़ा आसान कदम है जिससे करोड़ों रुपए की बचत होगी और लोग जो से हैं प्रिजनर वो भी इनकन्वीनियंस से बच सकेंगे। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, ये और भी जहाँ बताइएगा तक वीडियो ट्रायल का तलक है, वीडियो ट्रायल लॉन्ग अवेटेड था। जी प्लीज़। शाहिद साहब, ये भी बताइएगा कि अक्सर मुल्ज़िमान पेशी के वक्त गिरफ्तार भी हो जाते हैं या मज़ीद जो मुश्किलात सामने आती हैं वो भी हमारे सामने होती हैं, क्या उनसे बचने के लिए भी ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुल्ज़िमान को पेश किया जाए? ये बहुत एक आसान कदम है। देखिए, एक मुल्ज़म जब जेल से निकलता है तो सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी लैप्स भी हो सकता है। पुलिस जब लेकर जाती है अदालतों में बेशुमार वाक़यात हो जाते हैं और उनके मुखालफिन उन पर हमले करते हैं, बेशुमार एस्केप अटैम्प्ट्स होती हैं। तो जब वीडियो ट्रायल होगा, मुल्ज़म जेल के अंदर होगा तो वो ऐसे ही होगा जैसे वो अदालत के सामने पेश हुआ है। लाइव ट्रायल होगा और ऑलरेडी 9 जेलों में और 9 एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ये सिस्टम लग चुका है, जबकि बाकी जेलों में ये लग रहा है और इससे फ़ायदा होगा, सिक्योरिटी वाइज बड़ा फ़ायदा होगा। जो मुल्ज़मान हैं ये जब एस्केप अटैम्प्ट्स करते हैं या मुखालफिन इन पे अटैक करते हैं तो वो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब मुल्ज़मान जेलों से बाहर जाते हैं तो वापसी पे वो कोई ना कोई नारकोटिक्स या कोई ऐसी इलीगल चीज़ लेकर आने की कोशिश करते हैं जो कि जेल हुकाम पकड़ते रहते हैं, पुलिस वाले भी पकड़ते रहते हैं। तो इस तरह की तमाम बुराइयों से निजात मिल सकेगी। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, ये अभी फ़िल वक्त जो है 7 अजला में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, क्या समझते हैं कि आगे मज़ीद जो है वो जितने भी पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बल्कि बाकी पूरे पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें जारी हैं? जी बेसिकली ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि इस वक्त अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों अदालतें हैं। एक ज़िले के अंदर 100 अदालत है, तो इसलिए वीडियो ट्रायल जो सा है वो हर अदालत में लगाना पड़ेगा, वीडियो सेटअप लगाना पड़ेगा। ट्रायल के तौर पे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स 9 एंटी टेररिज्म कोर्ट्स और 9 जेलों में लगाया गया था, जो कि सक्सेसफुली चल रहा है और उसी की बुनियाद पे ये फैसला किया गया है कि पंजाब की तमाम जेलों में ये वीडियो ट्रायल वाला सिलसिला जो सा है शुरू किया जाए और दुनिया के दीगर ममालिक में ऑलरेडी ये चल रहा है। अगर पाकिस्तान में भी चलाएगा तो ये इसका बहुत फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली पंजाब इसमें लीड ले रहा है और दूसरे प्रोविंसेस जो से हैं वो भी इसकी पैरवी करेंगे और इसके अच्छे असरात साबित होंगे। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से शुरू के 7 अजला में ये मुमकिन बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद पूरे पंजाब में नाफिज किया जाए, डेफिनेटली उससे सीखेंगे तमाम तर सूबे भी। लिमिटेशंस आपको क्या नज़र आ रही हैं? क्या मसले मसाइल कुछ सामने आ सकते हैं? इसीलिए IT माहिरीन को भी शामिल किया गया। क्या ऐसी लिमिटेशंस आपको नज़र आ रही हैं कि सामने आ सकती हैं? देखिए, इसमें बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेशुमार लिमिटेशंस हैं कि मुल्ज़म को बर वक्त जेल के अंदर एक कटहरा बना होगा, एक प्रोडक्शन रूम है जहां मुल्ज़म को पेश करना होता है और वहां से फिर अदालत से उसका डायरेक्ट वीडियो लिंक कायम करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ लाहौर की मिसाल ले लें, लाहौर की 50 अदालतें अगर हम फ़र्ज़ कर लें तो 50 अदालतों के लिए बेयाक वक्त 50 मुल्ज़मान को हमने जेलों से पेश करना है 50 अदालतों के सामने लाइव। तो इस तरह ये एक छोटा नेटवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है।
एग्जाम्पल के तौर पे इसको शुरू तो किया गया है, लेकिन इसमें डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जो वक्त के साथ साथ दूर होती रहेंगी। और फ़िल वक्त तो इस पे पैसे लगेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन देखें तो इसका बहुत फ़ायदा होगा फिनंशियली भी, क्योंकि पुलिस के बेशुमार मुलाजम जो उनसे हैं, सैकड़ों मुलाजम जो उनसे हैं, वो इस ड्यूटी पर होते हैं पुलिस लाइन में बैठे होते हैं कि सुबह सुबह उन्होंने पुलिस लाइन से निकलना है, जेलों में जाना है, वहाँ से मुलजमान को लेना है और वहाँ से अदालतों में पेश करना है। सिक्योरिटी खदशात होते हैं, अटैक होते हैं, बेशुमार होते हैं। और एक तो ये है, और दूसरा इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, हमारे जब मुलजमान अदालतों में पेश होते हैं तो अदरवाइज़ ये स्टेट के लिए पॉजिटिव है। मैं मुलजमान और उनके लवाहिकीन की बात कर रहा हूँ। जब ये जाते हैं तो जाके अपने लवाहिकीन को वहाँ मिलते हैं, अपने रिलेटिव्स को मिलते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को मिलते हैं। तो जब ये वहाँ नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी मुलाकात नहीं होगी, तो इसलिए ये इज़्तिराब का शिकार भी होंगे। इसी इज़्तिराब को शिकार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा एक आसान कदम लिया है कि उन्होंने वीडियो टेलीफोन शुरू कर दिया है कि इस वक्त अब जेलों के अंदर हर बंदा जो सा है वो वीडियो के ज़रिए अपने घर बात कर सकेगा, 30 मिनट इन अ वीक बात कर सकेगा। पहले ही ऑडियो टेलीफोन सेंटर लगे हुए हैं जेलों में, पीसीओ लगे हुए हैं, मुलजमान बात करते हैं, लेकिन जैसे ही जब वो वीडियो पे शिफ्ट होगा तो ये जो कमी है ये भी पूरी हो जाएगी और मुलजमान तसल्ली में होंगे और इंशाल्लाह वो भी एक्सेप्ट करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। ठीक। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि हम लोग जब सिचुएशन देखते हैं तो ज़रा ये समझाइएगा कि ये अदालती कार्रवाई कैसे मुमकिन बनाई जाएगी। आपने प्रोडक्शन रूम का तो जिक्र कर दिया, वहाँ पर मुलजिम होगा, वकला कहाँ पर मौजूद होंगे? क्या वकला भी उसी प्रोडक्शन रूम में बुलाए जाएंगे जेल के अंदर, या फिर वकला जो है वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाएंगे कोर्ट के अंदर? वो जो वकला है वो जेल में भी आ सकते हैं और अदालत में भी पेश हो सकते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो ये ऐसे ही ट्रायल होता है जैसे कि लाइव ट्रायल होता है, मुलज़म अदालत में पेश हुआ होता है। ऑलरेडी ये ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैसे इस्लामाबाद रजिस्ट्री है, वो मेन हेड, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट है वो मेन है, वहाँ से लाहौर रजिस्ट्री है, कराची रजिस्ट्री है, और कराची से वकला को आना पड़ता था, मुलजमान को आना पड़ता था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और लाइव ट्रायल हो रहे हैं वीडियो के ज़रिए, और ये कोई नई बात नहीं होगी। और मुलजमान उनसे हैं वो इजीली पेश भी हो सकेंगे और वकला भी पेश हो सकेंगे। अभी वकला उनसे हैं वो कराची में होते हैं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे होते हैं। वकला लाहौर में होते हैं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद पेश हो रहे होते हैं। तो यही प्रैक्टिस उनसी है, ये ज़िली लेवल पे की जाएगी और वकला उनसे हैं वो अदालतों में मौजूद होंगे और लाइव मुलज़म भी उनको देख सकेगा, उनसे बात कर सकेगा। इसी तरह जज साहिबान जो उनसे हैं वो भी वकला से बात कर सकेंगे, उनके दलाइल सुन सकेंगे और मुलज़मान से भी बात कर सकेंगे। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच मिर्ज़ा शहजाद बेग साहब, आपके वक्त के लिए। साइजी जेल खानाजात हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर मामले पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही अच्छा और अहसन कदम है जो कि लिया गया है कोर्ट्स की जानिब से। डेफिनेटली इसका आगाज़ बिहाड़ी से होगा, फिर पंजाब के 7 अजला और फिर पूरे पंजाब में, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हम मीडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जब हम जिक्र करते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है हमारे सिस्टम में, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ना चाहिए हमारी इकॉनमी में। तो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम पड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जहाँ पे हम इस्तेमाल करें तो क्यों ना उसको पॉजिटिवली और मुल्की सतह पर जो है उसको इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। कि या तो हम उसको, जैसे हमारे यंगस्टर्स उसको इस्तेमाल करें, वो भी एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते जा रहे हैं जो कि हमारी फाइनेंशियली हमें हेल्प आउट करी या फिर हमारी मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए करामत भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर हुकूमती सतह पर इस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे दुनिया के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और डेफिनेटली जब हम टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं वहीं पर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट
कवरेजमेंट हमारे पास आती है मीडिया के अंदर भी, और मीडिया के ऊपर हम लोग प्रॉपर्ली एक सेगमेंट भी करते रहे, आप लोगों को मालूम होगा सोशल मीडिया से रिलेटेड। सो ओवरऑल मीडिया लिटरेसी की हम सबको जानने की बहुत ज़रूरी है। आया हम लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं नहीं हैं, लेकिन हमारा मीडिया का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी हफ्ता पूरा ये मनाया जा रहा है, और साल 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस चीज़ को रजिस्टर किया था और ये हफ्ता मनाने का ऐलान किया था। इंसानी दिमाग बेहतरीन काम करने के लिए मालूमात पर इन्हिसार करता है, और मालूमात का मयार जिसके साथ हम मशगूल होते हैं वो बड़ी हद तक हमारे तासुरात, अकायद और रवैयों का तयन करता है। इंफॉर्मेशन के हुसूल के लिए मीडिया, आर्काइव्स, अजायब घरों, पब्लिशर्स या दीगर मालूमात फराहम करने वाले बशमूल इंटरनेट पर मौजूद मालूमात से इस्तेफादा किया जाता है। और 21वीं सदी के इब्तदाई 2 दिहाइयों में मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी अहम सूरत इख्तियार कर चुकी है। डिजिटल दौर ने हर एक को मीडिया सारिफ में तब्दील कर दिया। तो डेफिनेटली अब वो जो हम जिक्र करते हैं मोजो का, मोबाइल जर्नलिज्म का, सो मोबाइल जर्नलिस्ट आजकल हर कोई है, और आप लोग अपने आसपास की चीज़ों से अपडेट भी होते हैं और अपडेट रखते भी हैं। तो ये तमाम तर मामले के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कवायद व ज़वाबित हैं और क्या एथिक्स हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करने की हर मीडिया वाले को ज़रूरत है। आप तो मीडिया इनफरादी वाला तौर पे अपना क्या किरदार निभा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमने बहुत बार बात भी की है कि आपकी इंडिविजुअल एफर्ट जो है या आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको गौर बहस जो है वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम ये इस बात पे बार बार आपको बोलते भी हैं कि आप जब कोई भी मीडिया यूज़ करें, चाहे वो सोशल मीडिया यूज़ करें, चाहे वो किसी और किस्म का मीडिया यूज़ करें, आपकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिविजुअली जो भी इनपुट दे रहे हैं वो पूरा सिर्फ आपके ऊपर नहीं इम्पैक्ट कर रहा, बल्कि पूरी सोसाइटी को, बल्कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट। डेफिनेटली। सो हमारे पास इसी तरीके से प्रोग्राम में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, कहीं मत जाएं। सुबह पाकिस्तान के साथ रहें, न्यूज़ अपडेट का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जहां सियासी बात हो रही होती है या जहां दुनिया की बात हो रही है, तो क्यों ना पाकिस्तान में भी जितनी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर भी एक बार नज़र डाली जाए। और आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जारी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, और उनकी केसेस की समाअत भी जो है इस वक्त जारी है। तो हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर नैब को जुमेरात के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करने के लिए भी बुलाया गया। डेफिनेटली। और ये एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर नैब को जुमेरात के लिए नोटिस जारी जो किए गए हैं, उसी पर हम लोग बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल पेश हुए थे। कल का क्या सूरत हाल रही, नैब की जानिब से क्या रहा, और फिर तोशा खाना पे भी थोड़ी सी बात होगी। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ जो इन दोनों केसेस को कवर कर रहे हैं, जनाब बिलाल शेख हमारे साथ हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बिलाल साहब फरमाइएगा, एक तो पहले ओवरव्यू दे दें ज़रा कल की प्रोसीडिंग के हवाले से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज जिस तरह आपने बताया कि कल बुनियादी तौर पर 2 मामला टेकअप करने थे कोर्ट ने। एक तो जो नवाज शरीफ तिब्बी इलाज के लिए मेडिकल उनकी ज़मानत थी, उस पर बाहर गए हुए थे, तकरीबन 4 साल बाहर है। उसके बाद जब वो आए हैं तो उनको प्रोटेक्टिव बेल के लिए दरख्वास्त दी गई थी कि उन्हें इस्लामाबाद में लैंड करना था। तो उनके वकला ने दरख्वास्त दी कि उनको सरेंडर करना चाह रहे हैं अदालत के सामने, तो उनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब यह है कि उनको एयरपोर्ट से अदालत तक आने तक गिरफ़्तार ना किया जाए, जो उनका कानूनी राइट किसी भी मुलजिम का होता है कि वो सरेंडर करना चाह रहा है। तो उनको कानून एक हक हासिल था, और वो उनको अदालत ने कल तक के लिए मोहलत दी थी, और उन्होंने कहा था कि कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है या मुतल्लिका इदारा उनको गिरफ़्तार वो नहीं करेगा। एक किस्म की प्रोटेक्टिव बेल ही आप इसको कह सकते हैं, वो दी गई थी। और दूसरा जो मामला थे जिस अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस जो हैं, ये दोनों, ये बुनियादी तौर पे मैं बताता चलूँ कि ये 2017 में रेफरेंसेस फाइल हुए थे दोनों। आपके इल्म में डेफिनेटली होगा। फिर 2018 में इनमें सज़ाएँ हुई। पहले एवनफील्ड में 10 साल की सज़ा हुई, फिर अल अजीज़िया में 7 साल की सज़ा हुई थी। ये रेफरेंसेस चल रहे थे, और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो एहतसाब अदालत ने जो सज़ाएँ सुनाई थी उनको 2018 में, उसमें इनकी जो नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें थी इन दोनों रेफरेंसेस पे, उन पर जो फ़रीक़ैन थे नैब और दूसरे, उनको नोटिस भी जारी हो चुके थे। 2019 में नवाज शरीफ ने 8 हफ्तों के लिए उनको तिब्बी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिल गई। हाँ। एवनफील्ड में तो पहले ही 2018 में ही उनको ज़मानत मिल चुकी थी, वो मेरिट पे थी। अल अजीज़िया में की मैं बात कर रहा हूँ, उनको 8 हफ्ते के लिए ज़मानत
दी गई थी। तो उसके बाद फिर मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। नवाज शरीफ साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको अदालत ने इजाज़त दी और वो बैरून मुल्क चले गए इलाज के लिए। और अदालत ने ये कहा था कि 8 हफ्ते की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोसी की थी, उनकी जो ज़मानत दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहें तोसी चाहते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट इसमें कर सकती है। नवाज शरीफ साहब को वहाँ तिबी वजूहात की बुनियाद पे वो वक्त पे वापस नहीं आ सके। ये केस कॉल होते रहे। नवाज शरीफ की अदम हाज़िरी की वजह से जो है अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको जो है दोनों रेफरेंसेस में उनकी जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी। और अपने हुक्म में उन्होंने कहा कि जब वो वापस आएंगे तो दरख्वास्त देकर वो बहाल कर सकते हैं। तो दूसरा मामला जो है प्रोटेक्टिव बेल के अलावा वो ये नवाज शरीफ की जो दोनों अपीलें सज़ा के खिलाफ जो अपीलें थी उनकी बहाली का था। तो वो ये दोनों मामला कल टेकअप होने थे। कल नैब के प्रोसिक्यूटर मौजूद थे दोनों। तो अदालत ने नैब का क्या मौक़िफ़ रहा? पहले तो अदालत ने नैब से पूछा, कहा कि जी हमें मुतमिन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने कि अपनी गैर हाजिरी की जो वजूहात हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब वजूहात जब नवाज शरीफ के वकला अदालत को मुतमिन करेंगे उसके बाद ही वो अदालत जो है वो अपीलें दोबारा बहाल करेगी। जब अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जी जो इनकी प्रोटेक्टिव बेल है और इनकी बहाली का जो मामला है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो नैब प्रोसिक्यूटर क्या आप इनको गिरफ़्तार करना चाहेंगे? उन्होंने कहा, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी अदालत ने वाले जारी किए गए थे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि चूँकि अभी मामला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल है की हद तक है, तो उन्होंने कहा कि वो तो उनका एक राइट बनता है, हम उनको गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। तो जिस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये इतना अरसा केस चलता रहा है और इसमें सरकारी वसाइल भी लगे हैं और अदालत का वक्त भी ज़ाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने यह मुखालफत नहीं करनी थी तो डेफिनेटली आपने मुद्दा था कि जिस पे जो नैब का जो प्रोसिक्यूटर है उनका ये कहना था कि जी एक प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मुलजिम का उनका राइट है, हम इस बुनियाद पे दे रहे हैं। और जो अदालत ने फिर जो नैब प्रोसिक्यूटर्स थे, प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब के थे वहाँ मौजूद, उनको कहा कि जी आपको हम मोहलत देते हैं, हम 2 दिन के लिए और प्रोटेक्टिव बेल देते हैं, आप जुमेरात को आ जाएं और चेयरमैन नैब से आप इंस्ट्रक्शंस लेके आएँ कि आप इस केस को आगे चलाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्या स्टांस है, ताकि इसको हम सेटल कर लें मामले को। जी ठीक है, ठीक है। बिलाल, आगे क्या देख रहे हैं आपके जुमेरात को नैब को तलब किया गया और दोबारा उनसे जवाब मांगा गया है, तो आगे की केस प्रोसीडिंग्स आपको क्या होती हुई नज़र आ रही है? जी डेफिनेटली जो दोनों ये जो रेफरेंसेस हैं इनमें चूँकि नैब को नोटिस नहीं हुए थे जो कानूनी एक तकाजा है, तो एक तो इन दोनों रेफरेंसेस पे कल नोटिस जारी हुए हैं। और नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि नैब से उन्होंने फॉर्मली जो है कानूनी तौर पे जवाब मांगा है अदालत ने कि उनका क्या मौक़िफ़ है। और जिस तरह चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी उनको नैब को ये कहा कि आप हमें आके बताएं और इंस्ट्रक्शंस लेके बताएं कि आपने इस केस को अगर आगे बढ़ाना है, इनको मुखालफत करनी है। जिस तरह आपके इल्म है कि दोनों ये जो केसेस हैं बज़ाहिर तो इनमें इस लिहाज से जान अब नहीं रही कि एवन फील्ड में तो नवाज शरीफ वैसे ही, क्योंकि वो मरीम नवाज़ उनकी जो बेटी हैं और कैप्टन सफदर तो वैसे ही भरी हो चुके हैं। तो ये भी केस जो है वो चंद अल-अज़ीज़िया में जिस तरह अरशद मलिक जो जज है उनका बयान है, तो उसको तनाज़ुर में देखा जाए तो अल-अज़ीज़िया भी जो है एक बेजान केस है। बेजान केस। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम तीसरा भी शामिल करें तोशाखाना, तो वो एहतसाब अदालत उधर भी पेशी हुई साबिक़ वज़ीर आज़म की, तो उस हवाले से क्या अपडेट है? जी उसमें भी कल पेशी हुई है और उसमें जिस तरह आपको पता है कि नवाज शरीफ की वो उसमें भी वारंट थे तो ज़मानत उनकी वो मंजूर हो गई। उसके बाद जो प्लीडर नवाज शरीफ ने एक प्लीडर दरख्वास्त की थी कि मेरी जगह किसी और को पेश होने की इजाज़त दी जाए, तो उसकी भी अदालत ने कल मंजूरी दे दी है। जी कल ये तोशाखाना केस के हवाले से ये अहम डेवलपमेंट कल हुई है। ठीक 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 ठीक। वेल, थैंक यू सो मच बिलाल शेख साहब फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि इसी तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग होंगी वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और उसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम तर चीज़ों से आपको अपडेट करते रहें और तमाम तर मामला जो हैं, चाहे वो तोशाखाना है, एवन फील्ड है, फ्लैगशिप रेफरेंसेस हैं, जो भी रेफरेंसेस है उसके हवाले से या चेयरमैन PTI के फर्दर जुर्म के हवाले से हम लोग आपको मज़ीद अपडेट भी करते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से
वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में जिद्दत की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये किरदार भी है कि किस तरीके से तमाम तर चीज़ों को सेफ़ एंड साउंड जो है वो पहुँचाया जाए। और स्पेशली बच्चों की बात की जाए तो क्योंकि बच्चों के हाथ में ये सेलफोन नाम का जो डब्बा है ऑल द टाइम होता है, तो उनकी सेफ्टी को, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए PTA को एक अवार्ड भी मिला है। और वो अवार्ड मिला है इनको जी लीड अवार्ड्स में इनकी नुमाया कारकर्दगी रही है। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA ने बच्चों और नौजवानों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का एतराफ़ किया और लीड अवार्ड्स 2023 में कामयाबी भी हासिल की है। येस डेफिनेटली। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे PTA अपडेट रख रहे हैं। और PTA की अपडेट्स में अगर हम आपको बताएं तो आगाही मुहिम में वीडियो शामिल है, मज़ामीन है, इत्तला आम के लिए नोटिस हैं, SMS के जरिए जो है वो अपडेट के साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर्स, क्रिकेटर्स और इंटरटेनमेंट वाले अफराद को भी शामिल करें ताकि आपको हर मामले के ऊपर वो अपडेट किया जा सके। तो लीड अवार्ड्स 2023 में कामयाबी जो हासिल की उसके हवाले से बात करें, खास तौर पर ये अवार्ड जो है वो डायरेक्टर PTI चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन कमेटी के सरबराह ने UAE में समीना टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में वसूल किया था। सो इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद फारूक साहब, डायरेक्टर वेब एनालिसिस डिवीजन और चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन कमेटी के सरबराह, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। PTA ने एक और संगे मील जो है वो अबूर किया और एक अवार्ड रिसीव किया। इस अवार्ड के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, PTA का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है हमारे चेयरमैन साहब का इसमें कि हम अपने नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो है इंटरनेट को महफूज तरीन बनाएं। उस सिलसिले में हर किस्म के इक़दाम उठाए गए हैं। उस सिलसिले में हमारे इक़दाम को देखते हुए समीना कौंसिल ने जो है ख़ुद से अवार्ड ऐलान किया। ये 25 कंट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से उसके अंदर जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में डेवलपमेंट्स होती हैं, जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उसको ये मॉनिटर करते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर ये अवार्ड अनाउंस करते हैं। ठीक है फारूक साहब, ये बताइएगा कि बच्चों को इस वक्त ऑनलाइन कौन कौन से खतरात लाहक हैं जिनके ऊपर हमें नज़र भी रखनी चाहिए और स्पेशली पेरेंट्स का इसमें क्या रोल हो सकता है? जी हाँ, जैसे कि आपको बताइए कि ऑनलाइन वर्ल्ड ख़ास तौर पर जब से ये कोरोना आया है उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं, ये तमाम एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसके ऊपर इंटरनेट पर डाइवर्ट हो गया। उसकी लेकिन इंटरनेट पर कनेक्ट तो बच्चे हो गए हैं, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है, अच्छी भी है, ख़राब भी। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जब इंसान उनके साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो ख़तराती बच्चों का लाहक हो जाते हैं। इस सिलसिले में जैसे आपका ऑनलाइन ग्रूमिंग है, साइबर बुलिंग है, डिजिटल फुट प्रिंटिंग है और ख़ास तौर पर इंडिसेंट कंटेंट जो है वो मौजूद है। ये सारे ऐसे ख़तरात हैं कि जो बच्चों की तरफ एक्सपोज होते हैं और इसकी आगाही ना हो तो फिर वो बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा फारूक साहब ये समझाइएगा कि क्या हमारी PTA इतनी जो है वो फाल हो चुकी है कि उनके डायरेक्टली जो सोशल मीडिया की एप्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, उनके जो इदारों के मेन हेड्स हैं या उनके इदारों के जो ऑपरेशनल हेड्स हैं उनके साथ मामलात में हों और फिर उनको हम हिदायत जारी कर सकें या उनसे रिक्वेस्ट बेस पे ऐसे फीचर्स ऐड करवाए जा सकें जो ये ऑनलाइन ख़तरात से निपटने में करामत साबित हो? जी हाँ, इस सिलसिले में तमाम जितनी भी ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, ये पाकिस्तान PTA के साथ कांटेक्ट में हैं। अभी रिसेंटली हमने टिकटॉक के साथ एक MOU साइन किया है। जिस MOU में वो ये है कि वो फर्स्ट फेज़ के अंदर 100 स्कूल्स में जाके बच्चों को बेसिक्स ट्रेनिंग देंगे कि ये ऑनलाइन हैज़र्ड्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं। आपने मीडिया लिटरेसी? जी, मीडिया लिटरेसी। इवन कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बताएंगे कि आपका क्या रोल है, आपने अपने बच्चों की किस हद तक लेवल पर मॉनिटरिंग करनी है, और ताकि फिर वो बच्चे जो हैं वो एजुकेशन तो हासिल करें, साथ साथ जो है उनके ख़तरात से महफूज रह सकें। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि PTA किस तरीके से कंटेंट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या कोई ऐप है या कोई और तरीका कार है जिसकी वजह से? जी, PTA का अपना हमारा सेल है और हमने एक सोफिस्टिकेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है कि जो कहीं पर भी किसी भी वक्त कोई भी आदमी पाकिस्तानी वो जो है अपनी कोई भी ऐसा कंटेंट है कि जो आप समझता है कि गैर अखलाकी है या किसी के बारे में डिफेम कर रहा है, तो वो PTA को रिपोर्ट कर सकता है। और PTA ने इन तमाम कंपनीज़ के साथ चैनल्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं और वो प्रायोरिटी टैग के साथ होते हैं। हम उनको रिपोर्ट करते हैं और वो उसको रिपोर्ट करने का तरीकाकार भी बता दें एक दफ़ा। जी, ये बहुत आसान तरीका है। PTA की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है आप जाएं और वहाँ पे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक आइकन है, उस पर क्लिक करें और अपनी जो है वहाँ पर जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप लोग किस किस किस्म का गैर अखलाकी मवाद भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें किस किस किस्म का है, कि जारहाना मवाद है, अगेंस्ट इस्लामिक वैल्यूज़ है, अगेंस्ट पेट्रियाटिज़म है क्या चीज़? जी,
जैसे हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और या कोई हम फ्रॉड लोग है, जी हम पाकिस्तानी है, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ से ज़्यादा हमारे लिए सेंसिटिव है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ये जितना भी इस किस्म का मवाद है जो हमारे इस्लाम के अंदर भी और बच्चों के अखलाकियात मुतासिर कर सकता है, उसको हम खुद भी सर्च करते रहते हैं। और हमने कई डेटाबेसेस हैं उनके साथ भी रब्ता किया हुआ है, वो हमें ऑटो डिटेक्ट करके हमें रिपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसके ऊपर हम ऐसी वेबसाइट्स को जो गैर अखलाकी वेबसाइट्स हैं उसको हम इमीडिएटली ब्लॉक करते हैं। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, FIA भी इसके ऊपर काम कर रहा है, साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम्स के ऊपर। तो साइबर क्राइम्स के ऊपर FIA और PTA दोनों के किरदार में क्या फ़र्क है? जी बेसिकली जो है PTA का काम है वो है इनडिसेंट कंटेंट या अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करना, उसको ब्लॉक करना, ये हमारा काम है। लेकिन अगर कोई उस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, जो उसके पीछे जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई लीगल प्रोसीडिंग करनी है, उसको अरेस्ट करना है, उस तक पहुंचना है, तो फिर वो FIA से उसको मदद ली जाती है। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, एक और चीज़ देखने में आई है अभी रिसेंटली, बल्कि PTA के किरदार को भी सराहने की बहुत ज़रूरत है, जो ब्लास्फेमस कंटेंट के हवाले से भी जिक्र हो रहा था, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? वो सेल भी अभी भी एक्टिव है, उस पर अभी भी रिपोर्टिंग जारी है? अभी हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने तमाम उलमा इकराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को हमने जमा किया, और उसमें मौलाना तारिक जमील साहब और किबला अयाज साहब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, वो ख़ुद आए और उन्होंने इस बात को बहुत सराहा कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, मशावरती कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर तमाम उलमा इकराम को बुला के इस बात की अहमियत को उजागर किया गया है। और हमने उनसे दरख्वास्त की कि देखें, आप उलमा इकराम हैं, आपका एक माशरे में मकाम है, लोग आपकी बात को सुनते हैं, लोग आपकी बात को लेते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हो, PTA के साथ मिलकर काम कीजिए, हम आपको कंटेंट हम आपको देंगे कि किस किस्म की आपने आगाही लोगों को करनी है, फिर आप जाके लोगों को बताएं, उनके पेरेंट्स को बताएं कि अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को आप किस हद तक मॉनिटर करें ताकि वो उन ख़तरात से बच जाएं और वो उनकी ज़िंदगियां ख़राब होने से बच जाएं। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, अगर किसी की कोई शिकायत है तो कितना टाइम उसमें लगेगा, कितना टाइम स्पेंड होगा या कितना साइकिल होगा उसका वो शिकायत को मज़ीद प्रॉपर तरीके से उसको हल करने के लिए? देखिए जी, हमने जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसीलिए ऑनलाइन किया है कि वो इंस्टेंटली किसी भी वक्त कहीं से भी हमें कंप्लेंट कर सकता है और फिर उसके कंप्लेंट नंबर एलोकेट हो जाता है जिसके ज़रिए अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकता है। अब कंप्लेंट रिजॉल्व होने में उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, कभी कंप्लेंट इनकम्प्लीट होती है, फिर हम कंपनी डायरेक्ट कोशिश करती है कि वो डायरेक्ट जो है जो कंप्लेनेंट है उससे रब्ता कर सके और कोई चीज़ उसको कंफर्म करनी है या कोई चीज़ मिसिंग है उनसे रिसीव करके उसको रिजॉल्व कर लें। ठीक है। ये सिर्फ हेल्पलाइन के थ्रू ही हो रहा है, यानी वेबसाइट के थ्रू ही हो रहा है, या फिर इसके लिए नहीं, मोबाइल ऐप्स भी हैं। हमने CMS के नाम से, PTA CMS के नाम से मोबाइल ऐप भी बनाई है। कोई भी आदमी अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकता है, PTA ने हमने ईमेल भी कर सकता है, हमें फैक्स कर सकता है, जिस रिसोर्सेज भी हमारे पास कंप्लेंट आती है हम उसको एंटरटेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ज़रा बताइए, क्योंकि लीड अवार्ड जिस चीज़ पे आप लोगों को मिला है वो ऑनलाइन फ्रॉड्स और उसमें ख़ास तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के अंडर क्या क्या मज़ीद चीज़ें, मज़ीद इकदाम उठाए जा रहे हैं? ये चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन की जो हमारी कमेटी है इसके अंदर यूनिसेफ, टिकटॉक, टेलीनॉर और ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ मिली हुई हैं और हर एंगल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं जो बच्चों के एतबार से। जैसे 1121 हेल्पलाइन है, वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को दी है ताकि कहीं भी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती या कोई ऐसी चीज़ हो रही है या कुछ स्टेप्स लेने तो उसके ऊपर इंस्टेंटली रिपोर्ट कर सके। इस तरह से हम अपने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी हमने चाइल्ड अब्यूज़ की कैटेगरी डाली है ताकि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो आप हटवाना चाहते हैं जो बच्चे के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में ख़तरनाक हो सकता है, तो वो हमें रिपोर्ट करें, हम उसको इंस्टेंटली जो है उसको रिपोर्ट करके सोशल मीडिया कंपनी से उसको हटवाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ ये होती है कि हमें यूजुअली बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हमें उनके बारे में आगाही या इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए PTA क्या इकदाम ले रहे हैं ताकि ये तमाम तर चीज़ें जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के हवाले से हम कर रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है, ये लोगों तक बआसानी पहुंच सके और उनको पता हो कि हमने किस तरीके से इसको रिपोर्ट जी, ये एक तो बात यह है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस का होना, क्योंकि हमारे मुल्क में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आजकल अवेयरनेस नहीं है, वालिदैन को अवेयरनेस नहीं है कि ये मोबाइल जो मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ ये कितना ख़तरनाक है और इससे मुझे कितनी एक लिमिट रखनी चाहिए।
इस सिलसिले में PTA हम मुसलसल अखबारों में आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं, SMS के ज़रिए भी वालिदैन को सेंसिटाइज़ करते रहते हैं। सोशल मीडिया के हमारे पास जितने भी हैंडल्स हैं, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इवन के टिकटॉक है, और मैं इस प्रोग्राम के हवाले से कहूँगा कि तमाम वालिदैन बच्चे जो है वो हमारे टिकटॉक के PTA के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें उसमें, और उसके ऊपर हम जो ऐसी वीडियोज़ हैं जो अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, जो वो हम उसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। डेफिनेटली, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं PTA, हम आपके काम को भी सराहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और PTA, FIA और पाकिस्तान के इस किस्म के दीगर इदारे बहुत एक्टिव हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाली नस्ल जो है उसको, जिस तरीके से हमने जिक्र किया था प्रोग्राम के दौरान कि हफ्ता भी चल रहा है मीडिया लिटरेसी का, सो मीडिया लिटरेट बनाएं अपनी आने वाली नेशन को, ताकि उन्हें सही और गलत में फ़र्क जो है वो वाज़ेह तौर पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है कि आप उसका इस्तेमाल कितने मुस्बत तरीके से कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि माओं की मिसाल अक्सर दी जाती है कि माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। तो ऐसी एक इथोपियन खातून की मिसाल आपको देना चाहूँगी, जो कि गुज़िश्ता 30 बरस से अपने बेटे के जितने भी अखराजात थे या तालीमी अखराजात थे उनको पूरा करने की कोशिश कर रही थी, और उनकी कोशिश ये थी कि उनका बेटा जो है वो पायलट बने, और ऑफ कोर्स उन्होंने सरप्राइज़ भी आगे से दिया। तो ये खातून जो है, इनका ताल्लुक इथोपिया से था। ये वो मनाजिर आप देख रहे हैं जब वो जहाज़ के अंदर एंटर हुई थी, 30 साल काम करने के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जो है वो पायलट बने। तो जब वो एंटर कर रही थी अपनी फ़्लाइट में, तो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ और उन्हें पता चला कि इस फ्लाइट का पायलट जो है, कैप्टन जो है, वो मेरा बेटा ही है। और ये वो मनाजिर हैं जो आप लोग इस वक्त TV स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो खुशी के एक माँ के जो आंसू हैं, और बेटा भी जिस तरीके से वो एक बहुत ही प्यारा इमोशनल ये मोमेंट है, ये कैप्चर हुआ है, और ये हमने बोला कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डेफिनेटली माओं की मिसाल, जिस तरीके से रुशना ने बात का आगाज़ किया था कि हमेशा दी जाती है कि अब जब अल्लाह के, खुदा के प्यार को भी जो है ना वो कंपेयर किया जाता है, तो माँ के प्यार से दुनिया में कंपेयर किया जाता है। तो डेफिनेटली एक माँ जिसने 30 साल बतौर मुलाजमा दूसरे मुल्क में काम किया, कि वो अपने बेटे को एक कामयाब पायलट और एक कामयाब पोजीशन पर देख सके, डेफिनेटली बेटे ने भी उनको उसी तरीके से सरप्राइज किया। अच्छा, जब मैं इस तरह से सोचती हूँ, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया जाता है। तो ये सवाल मेरे दिमाग में आता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि इनको कैसे लिफ्ट किया जाता है। तो इनको लिफ्ट करने के लिए शिप लिफ्टर जो है वो मौजूद होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा शिप लिफ्टर अगर आपको मैं बताऊँ तो चाइना में मौजूद है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और दोस्त मुल्क भी है। तो चीन के सूबे में ये जो शिप लिफ्टर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप लिफ्ट है, और ये 500 टन के जहाज़ को 199 मीटर की बुलंदी तक उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है, और इसी वजह से इसे इंजीनियरिंग का मुतासिर कुन कारनामा भी कहा जाता है। डेफिनेटली। सो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने बोला कि साथ साथ गेस्ट भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में, और साथ साथ हम आपको कुछ चटपटी मज़े की इंटरनेशनल न्यूज़, क्योंकि आपको पता है हमारा पूरा एक सेगमेंट होता था इंटरनेशनल न्यूज़ का, तो हमने बोला आहिस्ता आहिस्ता हम आपके साथ वो भी शेयर करते रहते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और एक बाहिम्मत मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी है हमारे पास। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत है जिनको आप लोग इस वक्त TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से मोटरसाइकिल पर दुनिया का चक्कर लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि 600 दिनों में 1,65,000 किलोमीटर पर मुहित है, और बैनुल अक़वामी वेट लिफ्टर और बाइकर हैं, और इनका नाम है मुस्तफ़ा अली, जो पाकिस्तान के बार बार कौमी वेट लिफ्टिंग चैंपियन बन चुके हैं और अभी तक नाकाबिल शिकस्त हैं। इसके हवाले से 3 बार बैनुल अक़वामी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी जा चुके हैं। पाकिस्तान का पहला कौमी रिकॉर्ड होल्डर और खुसूसी शख्स बाइकर होने का एजाज़ भी इनके नाम ही है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाइकर मुस्तफ़ा अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, वक्त आपने निकाला। मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि ये जो अब आप करने जा रहे हैं, एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इसकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से आई और कब से आपके सफ़र का आगाज़ है? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। एक्चुअली वो कहते हैं ना, जब आप किसी काम में पढ़ते हैं तो फिर एक जब वो लगन बढ़ जाती है ना, तो फिर पढ़ जाते हैं। हाँ। तो हमारी कोशिश होती है कि बीइंग अ पोलियो पर्सन, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ ट्रीट करती है, और जो डिफरेंट परसेप्शंस बन चुकी होती हैं कि ये स्पेशल पर्सन, अगर इसमें कोई कमी है, कोई खामी आ गई है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारा सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस होता है कि लोगों की उस मेंटेलिटी को चेंज करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कि जो हमें कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, उनको हमने करके दिखाना है कि ये हमने किया है, और ये हमने अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए किया है। बहुत खूब। ताकि अच्छा मुस्तफ़ा, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी आप वर्ल्ड टूर का सोच रहे हैं, तो इससे पहले क्या मतलब मुख्तलिफ ममालिक का चक्कर लगाया, या कोई बेबी स्टेप्स दिए, या डायरेक्ट ही सोचा कि नहीं ऊंची उड़ान भर ली जाए? देखिए, इसके अंदर जो है ना, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमने
मैं पाकिस्तान की तारीख का पहला स्पेशल पर्सन बाइकर हूँ कि मैंने पाकिस्तान का पूरा राउंड लगाया है अपनी मोटर बाइक के ऊपर, और इसको स्पेशली गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है। देन उसके बाद फिर हमने रिसर्च किया कि इसको हम क्यों ना ऐसा एक मुनफरिद रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किया जाए कि जो कि कभी भी टूट ना सके। तो हमने जब नज़र दौड़ाई वर्ल्ड वाइड कि उसमें क्या किसी ने कुछ ऐसा किया, तो एक 1983 के अंदर एक अमेरिकन वॉर वेटरन था। तो उसने हार्ले डेविडसन के ऊपर जब उसकी बम ब्लास्ट के अंदर दोनों लेग्स जो थी वो कट गई थी, तो उसने 1983 से लेकर 94 तक इन 3 अटेम्प्ट्स के अंदर 83,000 माइल्स का ट्रैवल उस बाइक के ऊपर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एम्बेसडर भी है। ठीक है, हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस हिसाब से प्रिपरेशन की है। हम 3 लोग हैं, मेरे साथ एक फ़ीमेल होंगी, शी इज़ ऑल्सो स्पेशल पर्सन, और एक हमारे सैयद अली रज़ा नकवी होंगे जो कि मतलब कि अब एज अ हेल्पर के तौर पर लुक आफ्टर करेंगे। तो उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने 1 लाख माइल्स का टारगेट सेट किया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप एक रिकॉर्ड ब्रेक भी करने जा रहे हैं? एक ब्रेक भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगर हम इसको अचीव कर जाते हैं तो गिनीज में पाकिस्तान के 4 to 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे डेफिनेटली। अच्छा मुस्तफ़ा, कब से सफ़र का आगाज़ हो रहा है आपका? इंशाल्लाह ताला 18th of December। 18th of December। और क्या क्या लिस्ट है, ज़रा लिस्ट बताइएगा अपनी, कहाँ से आप आगाज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जी, हमने इसका आगाज़ जो है वो अपने पार्लियामेंट हाउस से करेंगे। यहाँ पे हमें जो है वो चेयरमैन सेनेट और जिनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे साथ, और प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की हुई हमने, वो हमें यहाँ से सी ऑफ करेंगे, और यहाँ से फिर हम वाया लाहौर से होते हुए ईरान जी, ईरान से इराक, इराक से सऊदी अरेबिया, इंशाल्लाह ताला उम्रे की अदायगी करने का भी है। तो सऊदी अरेबिया से मिडल ईस्ट की तरफ एंटर होंगे, यूएई, दुबई, ओमान। जो तो पहले हमारे सीरिया और लेबनान और जॉर्डन भी थे, बट चूंकि सिचुएशन इस वक्त ऐसी चल रही है तो आप उसको अवॉइड करेंगे। जी, तो यूरोप की तरफ भी प्लान है आपका? जी, हमारा जो है वो हम डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे वहाँ से, और हम सीधा टर्की जाएंगे। और ये इस सारी सिचुएशन में जो आप फ्लाइट्स ले रहे हैं उसके दौरान आपका बाइक भी थ्रू फ्लाइट्स जो है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमारे माइलेज कंसीडर होंगे, उसमें वो नहीं होगा कि हमने मतलब किस तरह कंसीडर होंगे? ये आपका ट्रैवल होता है ना। हम अब हमारे इस ट्रैवल के अंदर तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 85% जो है वो बाय रोड ट्रैवल। अच्छा। एक ओवरऑल जो है वो एवरेज निकाली जाती है, एवरेज में जो है ना वो बाइक पे ज्यादातर सफर। एग्जैक्टली। अच्छा मुस्तफा, थोड़ा सा अपनी बाइक के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि बाइक कैसी है आपकी, कौन सी बाइक है, और थोड़ा लगेज के बारे में, क्या क्या सामान आपके साथ जा रहा है? पहला तो ये कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने चूँकि बहुत सारे डिफरेंटली लोगों से रिक्वेस्ट की हुई है, हमारा है जी हम बाइक जो मेरी होगी मेरी बाइक मॉडिफाइड होगी जिसके साथ कार साइड लगेगी, क्योंकि अमूमन अभी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके साथ 2 स्पोर्टिंग जो है वो व्हील लगे हुए हैं साइडों पे, तो वो चूँकि उसकी परमिशन बाहर नहीं है, तो इस कार साइड की परमिशन है, तो हम उसको कार साइड उसके साथ लगाएंगे जिसमें फीमेल बैठेंगी और मैं उसको ड्राइव करूंगा। अच्छा, नाइस। और सेकंड जो बाइक होगी उस पे जो हमारे जो लुक आफ्टर वो साथ होंगे। तो इसी तरह से ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 78 to 80 कंट्रीज जो है ना वो हमारी बन रही हैं। ओह माशाल्लाह, वंडरफुल। सो एक अच्छी एक्साइटिंग जर्नी पे आप जाने लगे, ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। मुस्तफ़ा, बाइक को जो मॉडिफाई कर रहे हैं आप, तो बाइक को ज़रा समझाइएगा कि क्या डिफरेंस आएगा उसमें, और किस तरीके से अभी आपका बाइक जो है उसमें कंट्रोल्स कहाँ पर हैं? नॉर्मल कंट्रोल्स हैं या शिफ्टिंग हुई हुई है चीज़ों की? नॉर्मल है सब कुछ, बट तो मतलब आप लेग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। बहुत खूब। और अभी जो बाइक बनाने जा रहे हैं उसमें भी नॉर्मली होगा सब कुछ, और बस साइड कार्स जो है वो अटैच होगी? थोड़ी सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक पाँव की जो ब्रेक है उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आना पड़ेगा ताकि हाथ भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो सके। ठीक है। और वेट लिफ्टिंग के सफर कहाँ तक पहुंचा आपका? वो भी चल रहा है साथ साथ, या अब नया इंटरेस्ट ये डेवलप हो गया तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया? ये एक तल्ख हकीकत है। ओहो, क्या एक तल्ख हकीकत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमें जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो होता है ना अफसोस होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक क्रिकेट रह गई है, दूसरे किसी भी प्लेयर का कोई स्कोप नहीं है। आज मैंने क्यों वेट लिफ्टिंग छोड़कर इस चीज़ को अपनाया है, क्योंकि मैं अब सिचुएशन वो है कि मैं अपनी डाइट पूरी नहीं कर सकता।
मुझे ट्रेनिंग्स वो प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से जो है ना फिर एक मायूसी का आलम भी है। हाँ। तो अब ये है, लेकिन फिर नहीं, भी बहुत करना अच्छी बात है, अपने मुल्क के लिए करना है, करते रहेंगे, ख्वाह वो कोई भी फील्ड हो, वेट लिफ्टिंग हो, ट्रैवलिंग हो, हाइकिंग हो, कुछ भी हो। एग्जैक्टली मुस्तफा, आप एक नए मिशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं, Exactly. पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत चीज़ें पॉजिटिव भी हैं एंड ऑफ कोर्स आप उसकी एक बेहतरीन मिसाल भी, जो आपने इतने सारे बैजेस लगाए हुए, इनके बारे में थोड़ा बताएं कि कहाँ से आए, किस जर्नी से मिले और कहाँ से ये एक्चुअली ये डिफरेंट हैं। ये बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के हैं, और फिर इसमें ये DGISPR उन्होंने लगाए थे, फिर ये चेयरमैन सेनेट की जानिब से है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJ के उनकी तरफ से है, तो अभी बहुत ज़्यादा उतार कर आए हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो मुस्तफ़ा, बहुत सारी आपकी जो है ना वो स्टोरी से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी हासिल कर रहे हैं, मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं, तो आपने मुख्तलिफ इदारों के साथ कोई काम किया हो, या बहुत सारे जो और दीगर पोलियो के बच्चे हैं या पोलियो के लोग जो है मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ हो, कुछ स्टोरीज शेयर करना चाहें आप, या उनकी मोटिवेशन की कोई बात आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं चूँकि एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैंने ट्रांसजेंडर के ऊपर और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर काम किया, और डिफरेंटली प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना उसको आगे जितना भी हो सकता है उनको किसी न किसी तरह से। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर मैं जब इस कंडीशन में था तो मुझे ये मालूम हुआ था कि असल मुआशरा क्या है और हम लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट करता है। एक आंख उसकी और है और दूसरी आंख और है, जो हमें हम लेबल तो हम ह्यूमैनिटी का लगाते हैं, सब लगाते हैं कि हम एज अ ह्यूमैनिटेरियन हैं, हम में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, बट जब ये कंडीशन आती है, ये स्टेज आती है, ये मरहला आता है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, ख्वाह वो ट्रांसजेंडर है या किसी भी, देखिए अल्लाह ताला ने सबको बहुत एहसन तरीके से बनाया है, तो फिर हमने ये क्यों फ़र्क पैदा किया है। हमारी कोशिश होती है कि उन बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें कि कोई आपको देखकर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, अब उसको इग्नोर करें। जितना आप उसको अपने पर हैवी करेंगे, आप इट्स मीन कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, आपको वो चीज़ सोच नहीं निकलने देगी। तो अपना वो जो पिंजरा है, वो जो खौल है, उसको तोड़ें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना, वो कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। एग्जैक्टली। मुस्तफा, कल हमारे पास वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया गया, और बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया था। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। इस मरतबा तो थोड़ा सा तलखी आ रही है पोलियो के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली लाहौर में भी कुछ केसेस जो हैं वो निकल आए। पाकिस्तान के अंदर अभी सिचुएशन रियल ये है कि तकरीबन सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एग्जैक्टली। और उनमें से 3 वो हैं जो अफगान माइग्रेट्स की वजह से बन्नू का एक इलाका वो जो मेंशन कर रहे थे वहाँ पर हैं, और एक केस जो है वो भी अफगान समथिंग से रिलेटेड है, वो भी कराची में। एग्जैक्टली। तो वो तो बड़े अच्छे तरीके से एक्टिवेशन चल रही है पोलियो की, और पोलियो वर्कर्स को जितना सराहा जाए बहुत ज़्यादा ये इस मामले में। लेकिन मेरा खुद भी ये मैसेज भी होता है कि उन फैमिलीज़ के ऊपर, उन ख़ानदानों के लिए, कि खुदा के लिए अमूमन ये होता है कि हमारे पोलियो वर्कर्स जो होते हैं वो, अच्छा मैंने खुद यहाँ पर प्रैक्टिकली किया हुआ, मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था यहाँ पे एक मार्केट के अंदर, एक शॉप के ऊपर, तो वो कहते यार ये तो हराम है, हम तो नहीं अपने बच्चों को पिलाएंगे। मैं कि यार आपका दिमाग ठीक है, ये किस हवाले से आप देखिए, आप सूद के ऊपर बात करते हो, आप बैलेंस खत्म हो जाता है, आप एडवांस लेते हो, 10 रुपये एडवांस लेते हो, 12 रुपये रिटर्न करते हो, तो वो कहाँ गया? सही बात है। तो आप हर चीज़ को, ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनका आगे जो है अगर पूरी जनरेशन का एक सवाल है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी सोसाइटी को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि हमें, अगर आज हम अपनी नस्ल को इस चीज़ों से नहीं बचाएंगे, और पोलियो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी डेंजरस। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा अली फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरे, तमाम तर जो मुश्किलात हैं वो आसानियों में आपकी तब्दील हो। और जब सफ़र से वापस आएंगे तो दोबारा हम इनको सुबह पाकिस्तान में इनवाइट करेंगे, ताकि उस पूरी जर्नी का ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो हम ले सकें। बल्कि हम आपको कहेंगे जब हम स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप वहाँ पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने लाएँ, और जिस तरीके से इन्होंने बात का आगाज़ किया था उसी को मैं दोबारा
दोहराना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि एक जहन में एक चीज़ होती है जो हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं किसी के हवाले से, तो अपनी परसेप्शन बनाने से पहले ज़रा उस चीज़ को जांचना चाहिए, देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी के साथ कोई है उसकी हिम्मत को बढ़ा सकते हैं तो आगे बढ़ें और बढ़ाएं, लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उस पर तनकीद करने या अपनी परसेप्शन जो है वो नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अहम टॉपिक होगा 27 अक्टूबर योम सियाह के हवाले से। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। तवानाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, 27 अक्टूबर योम सियाह, लेकिन उससे पहले ये पूरा हफ्ता जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जा रहा है आपको हमने अपडेट किया पहले, लेकिन एक और चीज़ के हवाले से ये हफ्ता बहुत अहम है जिसको 1978 में मंजूर किया था और वो था डिसआर्म डे, यानी कि तखफीफ असलह का दिन। ये जो बंदूक यूनाइटेड नेशन के बाहर लगी हुई है ये इस चीज़ की आगाही करती है कि कहीं पर भी दुनिया में जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, निगोसिएशन के जरिए हल करना चाहिए। कहीं पर भी ये जारहियत या जारहाना अंदाज, ये गोला बारूद, ये असला, ये टैंक, ये तमाम चीज़ें कोई भी हल नहीं है। 1995 में जनरल असम्बली ने हुकूमतों के साथ कुछ NGOs को भी दावत दी थी कि वो तखफीफ असला के हफ्ते में फ़ाल हिस्सा लें और 24 से 30 अक्टूबर तक ये हर साल मनाया जाता है। और न्यूक्लियर हमलों के हवाले से, हथियारों के हवाले से, वॉरफेयर से रिलेटेड जो भी काम चल रहे हैं उनके हवाले से ये हफ्ता पूरा मनाया जाता है। अपडेट्स दी जाती हैं, आगाही दी जाती है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी जो भी मसला मसाइल चल रहे हैं उनका कभी भी हल ये एटमी हथियार, न्यूक्लियर वॉरफेयर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए सीज़फायर होना चाहिए या फिर आप उसको निगोसिएशन के थ्रू जो है उन तमाम तर मामलात को हल करें। और इसी तरीके का एक मामला जो कि हमारे पास अरसा दराज से है और वो भी हल होने का नाम नहीं लेना, लेकिन पूरी कोशिशें जारी हैं कि इस मामले को किसी ना किसी तरीके से हल किया जाए और वो है मसला कश्मीर। डेफिनेटली जो मसला कश्मीर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिस तरीके से हमने बोला कि आप लोगों को हमने अब ये बताना है कि हमारी यूथ की डायरेक्शन क्या है, हमारी यूथ क्या सोचती है, और डेफिनेटली उसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुला रहे हैं। और आज इसी तरीके से हमारे पास एक इंटरनेशनल रिलेशन और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि उनका क्या नज़रिया है 27 अक्टूबर योम सियाह से रिलेटेड। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मलिहा मुगल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मलिहा फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? सो मलिहा, क्या अपडेट्स हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों ने भी पढ़ा अपने कोर्सेज में, और कश्मीर का मसला बचपन से हमें सिखाया गया, बताया गया, ये हल तलब मसला है, गौर व फिक्र इस पर जारी है, गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, यूनाइटेड नेशन इस पर काम कर रहा है, लेकिन कुछ हल निकलता नहीं है। तो उसकी वजह क्या बनती है कि क्यों नहीं एक फ़ाइनल रेजोल्यूशन की तरफ जाता? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब नहीं रहा। इसकी इम्प्लिकेशंस जो है, इसके जो भी असरात हैं वो पूरे रीजन पे पड़ेंगे और पूरे ग्लोब पे पड़ेंगे। तो ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। सबसे पहले हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए। जब हम इसको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे लेंगे तो ही सारी अक़वाम जो हैं वो मिल के बैठ के इस पर कोई नतीजा निकालेंगी कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। येस, यू आर राइट, ये इसका रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से इस वक्त हमारा रीजन जो साउथ एशिया ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियराइज्ड हो गया है। अगर कभी भी जैसे 2019 में हुआ एब्रोगेशन के बाद इस तरह का अगर कोई भी कदम और होता है तो इट विल डेफिनेटली लीड टू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये रीजन 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, फिर उसमें रीजनल पावर्स का इन्वॉल्व होना, इंटरनेशनल पावर्स का इन्वॉल्व होना, तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और इसको टेबल टॉक्स के ज़रिए ही रिजॉल्व करना चाहिए। जहाँ तक यूथ का पर्सपेक्टिव की बात है तो हमारी यूथ दे आर वेल अवेयर कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, बट आई गेस कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम
एज ए यूथ अपना क्या रोल इसमें प्ले करें। Exactly. हम जो है मिलिट्री ग्रुप्स को, यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ग्रुप्स को अगर हम लेटर्स लिखते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, हमने देखा कि ये अनसक्सेसफुल रहा है। एक चीज़ जो हमें नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप गूगल पे जाएं, आप कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ भी लिखें, तो एकेडमिक लिटरेचर जो है ना, उसमें इंडियंस हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनका नैरेटिव, उनकी लॉबी, उनका लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तानी ऑथर या कश्मीरी ऑथर कोई आज़ाद कश्मीर से लिखे वो बहुत कम है। तो यूथ को ये चाहिए कि वो दे शुड कीप राइटिंग एंड स्पीकिंग अबाउट इट, इंटरनेशनली, नेशनली, हर जगह पे हमें अपनी राइटिंग के थ्रू अपना पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का नैरेटिव प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मलिहा, ये बताइएगा कि जो डिफरेंट हम पिटिशंस साइन करते हैं, क्या इसमें भी ये थोड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं इन सारी चीज़ों को दुनिया की नज़र में लाने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप पिटिशन साइन करते हैं, हम बहुत सारे जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स होते हैं, ये यूएन के स्पेशल रैपोर्टर्स होते हैं, इनको लेटर्स लिखते हैं। येस डेफिनेटली, क्योंकि जब उनकी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ये नोटिस में लाई जाती है। उसमें यही है कि एक या दो से कुछ नहीं होगा, जितनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी, यूथ की होगी, बाकी सब की होगी, उतना जल्दी ये अक़वाम की नज़र में आएगा। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया को इसके लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल भी होता है, तो अगर यूथ उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करे तो इस मसले का हल कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सोशल मीडिया का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट हमारा ये है कि सिंस इंडिया की लॉबिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जब भी पाकिस्तानी यूथ या कश्मीरी यूथ कोई इस तरह का कदम लेती है तो वो उसको नेगेटिव वे में ले जाती है। तो उसमें ये कि आप प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स अगर चलाएं, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप बिल्कुल फेसबुक से या इधर उधर से कोई भी पोस्ट पढ़े बगैर, मतलब आप पढ़ के लगा देते हैं, शेयर कर देते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। आपका और बाकियों में एक फ़र्क ये होना चाहिए कि आपका एकेडमिक डिस्कोर्स होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम जिक्र कर रहे हैं कश्मीर के इंपॉर्टेंस के हवाले से, सो हमारी आने वाली जनरेशन को भी कश्मीर के इंपॉर्टेंस जो है ना उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें भी बहुत अरसे बाद जाके पता चला कि कश्मीर हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुसलमान बसते हैं या उनकी हैसियत जो है वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलना, तो हम अपना ख़ित्ता थोड़ा सा बढ़ा लें, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी एक जोग्राफियाई हैसियत है। और पाकिस्तान का पानी का चाहे मामला हो या मिनरल्स का मामला हो, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उस जोग्राफियाई जो लोकेशन है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ज़रा ये बताइएगा कश्मीर कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है इस वक्त, और उसका फ़ायदा क्या है अगर वो जिस भी कंट्री के साथ जो है ना वो जाता है, उस कंट्री को डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जी अच्छा, ये इस तरह से है कि कश्मीर अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कश्मीर में स्टार्टिंग से जो है वो इस्लाम नहीं था। पहले जो फर्स्ट मिलेनियम है उसकी फ़र्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो वहाँ पे हिंदुज़म था सेंटर्ड रिलीजन था। उसके बाद वहाँ पे बुद्धिज़्म आया, शिविज़म आया। 13 to 15 सेंचुरी में जो है कश्मीर में इस्लाम आया था। अच्छा। और कश्मीर जो है, कश्मीरी पीपल जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले 19 जुलाई 1947 में एक रेजोल्यूशन पास की थी कि हम जो मुल्क पाकिस्तान बनने जा रहा है हम इसके साथ इल्हाक करेंगे। ये किसने पास की थी? ये 19 जुलाई 1947 में हुआ था। ये एक रेजोल्यूशन पास की थी कश्मीरियों ने। तो ऑल इंडिया कश्मीर मुस्लिम के मतलब कि वहाँ के जो थी वो तो प्रिंसली स्टेट थी। वहाँ पे जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत उन्होंने, जो उनकी पार्टी थी वहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे उन्होंने 19 जुलाई 1947 को ये रेजोल्यूशन पास किया था खुद, जैसे एक मीटिंग में, कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम जो मुल्क पाकिस्तान बनने जा रहा है हम उसके साथ इल्हाक करेंगे। अच्छा, और साथ ही ये बताइएगा जब पार्टीशन में हम लोग देखते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो पड़ता है, इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर नहीं है और भी बहुत सारे मामला हैं, लेकिन वाहिद रास्ता जो भारत के साथ जोड़ता था वो था पठानकोट। तो पठानकोट जो है वो भी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की तरफ आना था? नहीं, आई गेस सिर्फ पठानकोट जो है ना वो एक लिंक था कि वो इंडिया के साथ जियोग्राफिकली कश्मीर अटैच हो सकता था। अदरवाइज उसके सारे लिंक, सारे कनेक्शंस पाकिस्तान के साथ थे। वो रिलीजन वाइज, एथनिसिटी वाइज, ज्योग्राफी के लिहाज से हर तरीके से वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। बट एक वो फॉल्ट लाइन थी जिनको उन्होंने डिस्टर्ब किया और वो एनेक्स कर लिया उन्होंने। अच्छा मलिहा, करंट सिनेरियो क्या देख रही है? जिस तरीके से एक तो जुल्म और बर्बरियत तो जारी ही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप जिस तरह से कह रही है कि इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो वहाँ पे इंडियन कॉलोनीज़ भी बनना शुरू होगी और वहाँ पे ज़मीन उनके नाम होना शुरू, उस चीज़ को आप किस तरीके से देख रही हैं? उसमें यह है कि हमारा जो एक अहम किरदार हम अदा कर सकते हैं वो ये है कि हमें ना अब एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। वो ये कि हम इसको टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट से हटाएं और हम इसको एज एन आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट देखें बिटवीन कश्मीरी मुस्लिम्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट, कश्मीरी यूथ ये कहती है, ऑक्यूपाइड कश्मीर की यूथ ये कहती है कि दे हैव ड्रैग्ड अस फ्रॉम 1947 टू AK-47। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है।
अगर आप देखें कश्मीर की स्ट्रगल स्टार्टिंग से ही नॉन वायलेंट थी, पीसफुल थी, पुरअमन थी। वो जो है वो प्रोटेस्ट करते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे, कभी भी उन्होंने वायलेंस को यूज़ नहीं किया। बट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ने उनको मजबूर किया कि वो वायलेंस को यूज़ करें। फिर इसी तरह हम 80s में देखते हैं कि वायलेंस ज़्यादा हो गया, फिर पीसफुल एक हमारे पास दौर आ जाता है 2000 का, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट हुए। अब 2019 के बाद वहाँ पे कॉलोनीज़ आप सही कह रही हैं कि वो बनाना शुरू हो गया। इसमें हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले हमें ना आइडेंटिटी को इसमें रियलाइज़ कराना चाहिए कि ये एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये बिल्कुल भी टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हमें इसको वही वाला मसला आ जाएगा, दो कौमी नजरिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये रियलाइज़ कराना चाहिए वर्ल्ड को कि अभी आप कश्मीरी मुस्लिम्स को देखें कि वो ऑप्रेस हो रहे हैं, वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी जा रही है, उनकी हिस्ट्री जा रही है, उनका कल्चर जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी जो कल्चरल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको हिंदुओं के नाम दे रहे हैं। तो इंडियनाइजेशन नहीं कर रहे वो वहाँ पे, बेसिकली वो हिंदुत्वाफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया जाता है यूएन के अंदर और फिर उसके बाद पाकिस्तान भी उस केस में इन्वॉल्व हो जाता है और वो मुद्दा आज दिन तक चलता आ रहा है। क्या कोई नया केस फाइल करने की ज़रूरत है? जो आप कह रही हैं लॉबिंग की, तो लॉबिंग हमारी मोफा जो है वो भी बड़ी एक्टिव तरीके से लॉबिंग कर रही है और उस पर मुख्तलिफ इकदाम यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में भी उठाए जाते हैं, मुख्तलिफ जो है इजलासों में भी बात की जाती है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, वो कौन सा स्टेप होगा जिसको उठाने की ज़रूरत है और वो स्टेप कहाँ पर लेने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो सब जो है वो मातहत यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के मुद्दों, जितने भी मुद्दे हमने डिस्कस करने होते हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो और ऐसे कौन से फोरम है जहाँ पर हम जाएँ? यूनाइटेड नेशंस जो है वो बेस्ट फोरम है, बट उसमें यही है कि हमें अपना नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि कश्मीर इज़ अ बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो उसको बायलैटरली रिजॉल्व करें। हमें उनको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि यह बायलैटरल नहीं रहा। इतनी ज़्यादा न्यूक्लियराइजेशन हो गई है, ये ज़रा सा भी कोई ऊंच नीच होती है तो वो पूरे रीजन को अफेक्ट करेगा। अभी आप इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट देखें, पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसराइल या पैलेस्टाइन या कोई एक रीजन तक महदूद है, पूरे ग्लोब पे अब बड़ी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड आ गई हुई है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। हमें अपना नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है। हमें वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ पे जो आइडेंटिटी मास्क हो रही है, हमें उस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है और यूएन में अपना केस और मजबूत करके ले जाने की ज़रूरत है कि ये इश्यूज़ हैं, ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, मसले कश्मीर में आप यूएन के किरदार को कैसे देख रही हैं? यूएन के किरदार, जो भी रेजोल्यूशंस हैं वो ठीक है, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रेजोल्यूशन उन्होंने जो पास करनी थी वो हो चुकी है, बट आई गेस के हमें वो ये हमें अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, हमें अपना केस मजबूत करना चाहिए, फिर ही हम यूएन को कन्विंस कर सकते हैं कि वो उस रेजोल्यूशन से हटके जाएं। कि लॉबिंग का आपने 3 दफ़ा जो है वो रेफरेंस दिया, लॉबिंग कैसी होनी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया जैसे कि हमें नैरेटिव चेंज करना चाहिए सबसे पहले कि ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट यूएन के अंदर वो एज अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट रजिस्टर्ड है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। बट अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज जो हैं वो कम कर दिए हैं, बट एक्चुअल में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीरी मुस्लिम्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में है। हमें उस चीज़ को रियलाइज़ कराना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान जो है हिस्ट्री में अपना नैरेटिव कमज़ोर कर चुका था, तो इसीलिए जो है हम उस पर क्लेम करते हैं, तो वो आगे हमें कहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन देखें, ये देखें, वो देखें। तो इसीलिए हमें वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो भी ड्रैकोनियन लॉज हैं और जिस तरह से वो हिस्ट्री और कल्चर को वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा और मेरा ख्याल है कि जब नैरेटिव बिल्डिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डिप्लोमेटिकली तो नैरेटिव बिल्डिंग करें, लेकिन उसके साथ साथ एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर जो है हमें ये तमाम तर चीज़ें आवाम में इंटेलिगेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट्रीज़ की भी ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत है कि रियल ऑन ग्राउंड पिक्चर जो है वो वाज़ेह करें। वेल, थैंक यू सो मच मलिहा फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तमाम तर सोशल हैंडल्स पे आप लोग फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अपना मुलाकात होगी आप लोगों से कल। हम सबको दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।